ओके। फिर से एक बार गुड इवनिंग सबको। अगर बाय चांस किसी को गुड इवनिंग मैंने नहीं बोल पाया, ठीक है सर। चलिए, तो क्या स्टार्ट करेंगे आज फिनेंशियल मैनेजमेंट में। हम लोग एक्चुअली स्टार्ट तो ऑलरेडी कर चुके हैं कैपिटल बजटिंग या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, पॉपुलरली नोन एज कैपिटल बजटिंग। आज लेक्चर 2 है बेसिकली। तो कैपिटल बजटिंग में इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, अगर सबको थोड़ा बहुत तो याद ज़रूर होगा। कैपिटल बजटिंग क्या है इन सिंपल, कि कोई भी बिजनेस, स्पेशली फॉर बिग बिजनेस ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बट छोटा स्मॉल बिजनेस मीडियम बिजनेस भी इसको यूज़ करते हैं। करना तो सबको चाहिए, बट बड़े बिजनेस के केस में इसका कैलकुलेशंस का बड़ा दरकार पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उनको लार्ज अमाउंट ऑफ मनी मार्केट में इन्वेस्ट करना है। दैट इज कॉल्ड आउटफ्लो। अगर आपको याद होगा सबको, हाँ शंकर जी, रोशनी, याद आ रहा है क्या? लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल का आउटफ्लो होता है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, अगर आप लोगों को याद होगा कि हम लोग एक 800 लैक्स का, कितना प्रियतमा, प्रिया क्या कितना अमाउंट का इनफ्लो किए थे? 800 लाख का इनफ्लो किए थे, याद है? देखो एक बार कॉपी चेक करो। हाँ सर। 800 लाख का इन्वेस्टमेंट किया हम लोगों ने, और फिर हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों ने ये देखा कि फर्स्ट ईयर में कितना रहा है 500 लाख ना। फर्स्ट ईयर में हमारा रिटर्न आ रहा है 500 लाख। फिर आपका नेक्स्ट सेकेंड ईयर में आ रहा है 400 लाख, उसके बाद आ रहा है 300 लाख। तो इस तरह से हम लोगों ने, हाँ कुछ कहना चाहते हैं कोई क्या? हेलो, ओके। तो कोई 800 लाख इन्वेस्ट करने के बाद क्या क्या अमाउंट आ रहा है? मैं एक बार वो नोट्स ही ओपन कर लेता हूँ, वही मैं ढूंढ रहा था कि फर्स्ट ईयर में 800 लाख इन्वेस्ट करने के बाद 500 लाख, फिर 400 लाख, फिर 300 लाख का रिटर्न आ रहा है। तो ये हम लोगों ने तो एस्टिमेट किया, कि एस्टिमेट है कि इतना इतना आ सकता है। सवाल सबसे बड़ा क्या है कि प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले ना उसका एक बजट हो जाना चाहिए कि इतना मेरा कैपिटल है, इतना मेरा रिटर्न आ सकता है। उसमें जितना मेरा कैपिटल है उसमें कितना परसेंटेज मेरा इक्विटी में जाता है, कितना परसेंटेज मेरा डेब्ट कैपिटल में फंसता है। इक्विटी कैपिटल मतलब शेयर होल्डर का पैसा, मतलब जो कंपनी का ओनरशिप लेता है, शेयर होल्डिंग लेता है, उसके बदले कंपनी को पैसा देता है। और एक होता है डेब्ट कैपिटल, जो कंपनी को लोन प्रोवाइड करता है। दोनों कॉन्सेप्ट से कंपनी मार्केट से पैसा उठाते हैं। दोनों बेसिकली दो ही मेन है, बट इसको अगर थोड़ा और हम लोग बाइफर्केट करें तो प्रेफरेंस कैपिटल भी आता है। मतलब वो इक्विटी शेयर जैसे होते हैं वैसे प्रेफरेंस शेयर्स भी होता है। आप लोगों को याद होगा, मैं लास्ट क्लास में इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ करके भी एक बार समझाया था कि क्या क्या प्रोसेस होता है, बिजनेस जब होता है तो क्या क्या प्रोसेस के थ्रू से किसको पेमेंट कब मिलता है, इसका एक आइडिया। ऐसे हम लोग ये कॉन्सेप्ट बहुत बार, इनकम स्टेटमेंट सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशंस, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, मतलब डेब्ट का इंटरेस्ट जो है, लोन वगैरह का जो अमाउंट है वो पे कर देते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है प्रेफरेंस डिविडेंड, अगर कोई प्रेफर्ड डिविडेंड होल्डर है। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो हमें इक्विटी के लिए रिटर्न मिलता है। तो ये लोगों को कंपनी क्या करते हैं, रिटर्न प्रोवाइड करते हैं, वो तो बहुत अच्छा है, बट उससे पहले तो कंपनी को अपना इनकम करना पड़ेगा ना। तो वही इनकम करने के लिए कंपनी को बजट करना ज़रूरी होता है। तो ये बजटिंग का ना अलग अलग टेक्निक्स है। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग, अगर आप लोगों को याद है, तो हम लोग अप्रेजल क्राइटेरिया यूज़ किए थे, मतलब स्टार्ट किए। जैसे अप्रेजल क्राइटेरिया में फर्स्ट पार्ट जो हम लोगों ने डिस्कस करना चालू किया, एक कैलकुलेशंस भी सीखे थे, एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। देखिए तो एक बार चेक करके, क्या हम लोग एनपीवी का कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे थे? मतलब जस्ट हम लोगों ने कैलकुलेशन सीखा था और केसी का कैलकुलेशन सीखा था। चलिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं और देख लेते हैं एक बार फटाफट कि हम लोग कहाँ थे और अभी हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट है। स्क्रीन शेयर है क्या? हेलो, स्क्रीन शेयर है? एक बार मुझे थोड़ा कंफर्म कीजिएगा। हाँ सर। ओके, एक बार देखिए एक बार प्लीज कि ये जो क्वेश्चंस जो हम लोग प्रोजेक्ट बना के चल रहे थे, प्रोजेक्ट एक बार मैं फिर से रिकॉल करा दे रहा हूँ। ठीक है, रिकॉल क्यों? बिकॉज प्रोजेक्ट के ऊपर ही तो सारा का सारा आगे का चर्चा भी प्रोजेक्ट पे ही डिपेंडेंट है ना। तो इसीलिए प्रोजेक्ट एक बार मैं रिकॉल करता हूँ, अगर आप लोगों को रिवाइज भी हो जाएगा लास्ट वीक।
अप्रेजल और सिलेक्शन क्राइटेरिया। ऐसे तो आपका कैपिटल बजटिंग में मेनली आपका हम लोग दो कॉन्सेप्ट में कैपिटल बजटिंग को ये करते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं। एक आपका सिलेक्शन अप्रेजल इम्प्लीमेंटेशन एंड रिव्यू, तो उसमें हम लोग अभी सिलेक्शन एंड अप्रेजल पे आए हैं। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन एंड रिव्यू में बाद में करते हैं। तो पार्ट 1 अप्रेजल, फिर पार्ट 2 जनरेशन ऑफ कैश फ्लो एंड पार्ट 3 स्पेशल डिसीजंस सिचुएशन, आगे बात करेंगे। बट ये अप्रेजल क्राइटेरिया तो अभी बहुत टाइम लगाने वाला है। तो अगर आप लोग एक बार ख्याल कीजिए, आपने कितना इन्वेस्ट किया था? 800 लाख, ठीक है। प्रोजेक्ट जो है 3 ईयर प्रोजेक्ट था, 800 लाख इन्वेस्ट किया था हम लोगों ने, 500, 400, 600 का रिटर्न हम लोगों ने सोचा। तो ये फाइनेंसिंग किए थे और उसके बदले सपोज द फंडिंग पैटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट ऐसा था। फिर हम लोगों ने देखा था कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कुछ और भी एजम्पशंस हम लोगों ने लिया था। ये एजम्पशंस आगे चलेगा, इसीलिए मैं रिकॉल करा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने घर पे रिवाइज किया था तो याद तो अभी आ जाएगा, अगर रिवाइज नहीं किया था तो मैं फटाफट करा दे रहा हूँ। इक्विटी में 400 लाख ले रहे हैं कंपनी, मतलब शेयर होल्डर या प्रोमोटर के हाथ में 400 लाख है। लॉन्ग टर्म डेट मतलब लोन ले रहे हैं 400 लाख का जो लोन है। टोटल इन्वेस्टमेंट बाय लॉन्ग टर्म सोर्स 800 लाख है। सपोज इंटरेस्ट रेट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, मतलब कंपनी जो मार्केट से लोन से पैसा उठा रहे हैं उसका कॉस्ट कितना? 15% का। अगर मतलब बेसिक बात है, अगर 100 रुपया का पैसा ले रहे हैं, if we take 100 rupees from the market, then we have to get back them 15%, मतलब that is 15 rupees, ठीक है, सिंपल सोचा जाए तो। लेकिन ये KD, इसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? KD, कॉस्ट ऑफ डेप्ट। आप देख सकते हैं जो लोन का इंटरेस्ट होता है ना उसको KD कहा जाता है, या फिर KT भी बोलते हैं। डेप्ट बोलता है तो KD, और लोन बोलेगा तो KT। जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ेंगे, जिनका नहीं हुआ है वो बाद में फिर से सीखेगा, और जिन्होंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल पहले कर चुके हैं उनको तो पूरा एकदम कनेक्ट कर ही रहा है कि कब KD यूज होता है, कब KT यूज होता है, पर अभी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। तो 15% का रेट है इधर। वी नो दैट दिस इज टैक्स डिडक्टेबल। हम लोगों ने ये भी देखा था कि KD टैक्स डिडक्टेबल क्यों बनता है, मतलब ये हमारा टैक्स को बचाते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रहने से वो हम लोग उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस के तौर पे दिखा सकते हैं। ये देखिए, इंटरेस्ट एक्सपेंस को हम लोग कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसका एग्जाम्पल भी बना के हम लोगों ने सीखा था। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस को हम लोग लेस कर सकते हैं, तो मेरा प्रॉफिट कम होता है, तो उससे मेरा टैक्स अमाउंट कम हो सकता है, इसलिए टैक्स शील्ड जनरेट करता है। तो इसलिए पोस्ट टैक्स KD क्यों बनाना पड़ता है? बिकॉज KE जो है दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मतलब बिजनेस जो इक्विटी ले रहा है ना, ये एक्चुअली आफ्टर टैक्स आइटम है। क्यों है ये भी हम लोगों ने बोला था, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अर्निंग फॉर इक्विटी टैक्स देने के बाद होता है, लेकिन इंटरेस्ट जो अमाउंट है वो टैक्स बिफोर टैक्स आइटम है। बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स। तो इक्विटी आफ्टर टैक्स है, लेकिन डिवेंचर बिफोर टैक्स है। तो बिफोर टैक्स आइटम को आफ्टर टैक्स पे कन्वर्ट कर लेना बड़ा अच्छा काम होता है कैलकुलेशंस के लिए। इसीलिए बेहतर यही होता है कि हम लोग KD अगर नॉर्मल में बोला जाए तो उसको आफ्टर टैक्स पे कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर उसका कैलकुलेशंस करते हैं। तो उसको आफ्टर टैक्स पे कन्वर्ट करने का फॉर्मूला बड़ा सिंपल होता था कि I × 1 - T। तो इस तरह से हम लोग को ये मिल गया था, ये तो अब याद आ गया। उसके बाद हम लोगों ने आगे ये भी देखा कि वी नो दैट इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव रेसिडुअल क्लेम। इक्विटी शेयर होल्डर का क्लेम क्या होता है? रेसिडुअल होता है। क्यों? बिकॉज लास्ट में जो पड़ा रहेगा, ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा, कम रहेगा तो कम, जो रहेगा वो एक्चुअली इक्विटी शेयर होल्डर का होता है। जो लोग स्टॉक मार्केट में कंपनीज पे पैसा लगाते हैं वो लोग हमेशा रिस्क में इसलिए होते हैं कि अगर कंपनी मार्केट में हालत ख़राब हो जाए तो इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कंपनी अच्छा बिजनेस करता है तो इक्विटी शेयर होल्डर हमेशा कंपनी के प्रोमोटर के जैसा ही इनकम करता है। तो ऑब्वियसली वैसा ही कंपनी में पैसा लगाना चाहिए जो कंपनी बंद ना हो। ऐसे बहुत सारा कंपनीज है, बहुत सारा, मतलब चुनने के लिए बहुत कुछ है। बिजनेस है तो ही इकोनॉमी है, अगर बिजनेस नहीं तो इकोनॉमी किस बात का। तो रेसिडुअल क्लेम टू दी अर्निंग्स ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी, मतलब जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं ना उसको लास्ट में जो रहता है वो मिलता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर इक्विटी और ये जो होता है ना ये टैक्स डिडक्टेबल नहीं होता, और इसका कॉस्ट जो है वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में बताए थे 24% का। ये हम लोग एजम्पशंस में तो कैलकुलेशंस प्रोजेक्ट में ले रहे हैं कि इक्विटी का कॉस्ट 24% है। फिर हम लोगों ने एक हिसाब लगाया था कि अगर इक्विटी कॉस्ट 24% है और डिवेंचर का कॉस्ट 15% है और आफ्टर टैक्स करके 9% है, आफ्टर टैक्स करके 9% है, तो फिर उसके हिसाब से हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल का हिसाब किया था और हम लोगों को क्या मिला था? 16.5% का हिसाब मिला था। ये 16.5% क्या है? व्हाट इज दिस 16.5%? WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या काम आता है? बहुत बड़ा काम आता है। कंपनी जब मार्केट में बिजनेस करता है तो बिजनेस करने का ये कंपनी का क्या हो गया? दिस इज एक्चुअली कंपनीज फाइनेंस कॉस्ट, दिस इज एक्चुअली फाइनेंसिंग कॉस्ट। प्लीज बात को समझिए। तो जिस कॉस्ट को मार्केट से मुझे कोई भी पैसा उठाने के लिए मुझे खर्चा करना पड़ रहा है मेरे कंपनी को, मेरा इरादा क्या होना चाहिए कि कम से कम मैं जो फाइनेंस कॉस्ट है उससे ज़्यादा इनकम करूँ। ये सर नो हेलो, दिस कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कोई बिजनेस में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए, प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए, इसका सबसे बड़ा मतलब जो डिसाइडिंग फैक्टर है ना वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। द डिसाइडिंग फैक्टर इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसीलिए मैं इस पे इतना ज़्यादा आपको फोकस करने बोल रहा हूँ कि जितना बार हम लोग डिसीजंस करेंगे ना, जितना बार आगे आगे देखते जाएंगे आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बार बार बात में आएगा। सिंपल बात है कि बिजनेस को करने के लिए मेरा जितना खर्चा हो रहा है उससे ज़्यादा इनकम मुझे करना चाहिए। जैसे वो एक मूवीज़ था, हिंदी मूवी, मुझे जितना याद आ रहा है, वो आमदनी 98 खर्चा रुपया, ठीक है, वो मोस्ट प्रॉब्ली गोविंदा तब्बू, ऐसा और भी कुछ, जॉनी लीवर वगैरह और भी एक्टर एक्ट्रेसेस थे। आमदनी 98 और खर्चा रुपया, मतलब मेरा 98 का इनकम होता है, 50 पैसा इनकम करते हैं और 1 टका खर्चा करते हैं। ऐसा कॉन्सेप्ट कभी कोई नहीं चाहेगा। हमेशा हमारा क्या होना चाहिए, कम से कम 1 टका कमाए और 98 मेरा खर्चा हो। तो दिस फाइनेंस कॉस्ट इज काइंड ऑफ दैट कि बिजनेस को हमेशा अपना इतना खर्चा मार्केट से उठा लेना चाहिए, इतना बिजनेस पे दम होना चाहिए। अगर ये दम बिजनेस नहीं बना पाए तो फिर बिजनेस का प्रोजेक्ट क्या है ना, मुश्किल में पड़ सकता है। और बिजनेस का प्रोजेक्ट मुश्किल में पड़ गया तो शेयर होल्डर का रिटर्न भी मुश्किल में पड़ जाएगा। मतलब जो लोग मार्केट में पैसा लगाया है ना कंपनी में, इवन जो प्रोमोटर है उसका भी पैसा मार्केट में लगा हुआ है, और जो लोग प्रोमोटर नहीं है बट बिजनेस का अच्छा मतलब फ्यूचर देख के बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, उनका भी बिजनेस मतलब जो रिटर्न है वो भी उनका मुश्किल में पड़ जाएगा, डिलेमा में आ जाएंगे, क्या करे क्या करे क्या करे। तो दैट्स वाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। दिस मीन्स दैट तो KC इक्वल्स टू 16.5% रिप्रेजेंट द मिनिमम रिटर्न रिक्वायर्ड फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। इतना तो प्रोजेक्ट से मुझे रिटर्न चाहिए। दिस प्रोजेक्ट वुड बी वायबल ओनली इफ इट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट ए पोस्ट टैक्स रिटर्न ग्रेटर देन KC। कोई भी प्रोजेक्ट तभी एक्सेप्टेड होना चाहिए जब उसका रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा हो। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक रफ कैलकुलेशंस किया था, ठीक है, कोई बात नहीं, आज भी इसका इस तरह का बहुत सारा कैलकुलेशंस आगे आगे ड्रॉ करना है। चलिए, आई होप रिकॉल हो गया होगा। हाँ शंकर जी, रोशनी, प्रियतमा, प्रिया, बोलो रिकॉल हो गया कि नहीं हुआ? है दादा। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। ज़रूरी है, अगर डिस्कनेक्ट हो जाएंगे ना तो मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमेशा कनेक्ट करके ही चलना है। ऐसा नहीं ईच एंड एवरी क्लास इज कनेक्टेड विथ प्रीवियस क्लास, हमेशा इंडिविजुअलिटी ऐसा नहीं है। NPV, इवन ईच एंड एवरी चैप्टर इज ऑल्सो कनेक्टेड। NPV तो हेडिंग कीजिए NPV, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में हम लोग एक एक करके बात करना चालू किए, वैसे उसका ही मतलब ये पार्ट 2 कीजिएगा एज पर आवर नोट्स। ओके, एज पर आवर नोट्स पार्ट 2 कीजिए। प्रोजेक्ट पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 कीजिए। अभी हम लोग एक एक सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में सीखेंगे कि प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए आपके पास जो अलग अलग क्राइटेरिया है, उसका पहला क्राइटेरिया जो हम लोग अभी लिखने जा रहे हैं दैट इज NPV, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू। कॉन्सेप्ट को पहले सीखेंगे, बहुत पॉपुलर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हो फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव एज वेल एज रियल लाइफ पर्सपेक्टिव। किसी भी बिजनेस का प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन करने का, प्रोजेक्ट का प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन का बड़ा ही अच्छा तरीका है। NPV का मतलब क्या है? NPV इक्वल्स टू, इसमें इक्वल्स टू दी के लिखिए, प्रेजेंट वैल्यू PV ऑफ कैश इनफ्लोज, present value of cash inflows minus present value of cash outflows। सिंपल बात, एकदम सिंपल बात कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज मतलब जितना कैश फ्लो अभी हम लोग इनफ्लो करेंगे मार्केट में, उससे जो सॉरी जितना इनफ्लो आएगा मेरा, आई एम सॉरी, जितना इनफ्लो होगा मेरा उससे माइनस कर देंगे आउटफ्लो को, तो जो अमाउंट मुझे मिलेगा ना वही उसका NPV होना चाहिए। बट थोड़ा इसमें डिटेल्स में लिखिए, सिंस मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, सिंस मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, थोड़ा लिखिए इसमें,
most of the project, since most of the project have single cash outflow, सिंगल कैश आउटफ्लो, मैक्सिमम प्रोजेक्ट का आउटफ्लो क्या है, सिंगल है। मतलब क्या होता है ना, आजकल ना बिजनेस जब स्टार्ट किया जाता है ना, तो शुरू में ही मैक्सिमम अमाउंट डाल देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे पैसा डालेंगे, ऐसा ना बड़ा बिजनेस के केस में मुश्किल होता है। जैसे कि अगर मैं आपको सिंपल जियो का जो नेटवर्क बिजनेस है, ठीक है, जियो नेटवर्क, जैसे हम लोग जानते हैं कि इंडिया का करेंटली जो जियो का जो नेटवर्क बिजनेस है, मतलब ये बिजनेस ऑल ओवर दी इंडिया, जो समुंदर के बीच में से ये एक्चुअली अपने आप को मतलब ग्रोथ किया है, नेटवर्क को स्प्रेड किया है, नेटवर्क को अपना स्प्रेड करने का पूरा का काम किया। तो इस तरह का काम करने के लिए ना रिलायंस को बहुत पैसा का ज़रूरत होता है। आपको मैं कुछ रिसेंट डेटा दिखाता हूँ। जैसे रिसेंटली जियो का बिजनेस का कुछ हिसाब देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, इन सितंबर 2019 जियो लॉन्च्ड ए फाइबर टू होम सर्विस offering home broadband televisions to and telephone service. As of September 2020, Reliance Industries has raised 1.65 lakh crore by selling nearly 30% equity stake in Jio platform. मतलब ये पैसा कैसे उठाया, जियो प्लेटफॉर्म का इक्विटी को मार्केट में छोड़ा और बदले में जो लोग इनका शेयर खरीदा है उसके थ्रू से कंपनी को 1.65 लाख करोड़ कंपनी को मिला है। तो ये इतना अमाउंट मार्केट से वो रेज किया, जिसको बोलते हैं फाइनेंस, इक्विटी, दिस इज इक्विटी फाइनेंसिंग। ये जो स्टेक जो वो रेज किया 33% एटलीस्ट जियो प्लेटफॉर्म का, दिस इज इक्विटी फाइनेंसिंग। इसको इक्विटी फाइनेंसिंग बोलेंगे। मतलब इसका एक कॉस्ट है, मतलब जो लोग इनका स्टेक लिया है, बड़े कंपनी होंगे ऑब्वियसली, ठीक है, उनको रिटर्न देना पड़ेगा। परसेंटेज कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो एग्जैक्ट परसेंटेज करेंटली क्या है, वो कंपनी का इंटरनल मैटर है। बट हम लोग जब बाद में जियो का डिटेल्स देखेंगे ना रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, तो एनुअल रिपोर्ट चेक करके हम लोग पता कर सकते हैं कि किसको कितना रिटर्न ये देने का बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप और भी काफ़ी डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं, कंपनी का रेवेन्यू का डिटेल्स, ऑपरेटिंग इनकम, टोटल एसेट्स, टोटल इक्विटी, ठीक है, आपको बहुत कुछ पता चलेगा इस तरह से। तो ये जो भी बिजनेस ये करे, हर तरह का बिजनेस के लिए ये मार्केट में बहुत अमाउंट खर्चा करना पड़ता है, ठीक है। ये देखिए, मैं आपको जो एक्चुअली बताना चाह रहा था, इन द ईयर 2015 the company has a network of more than 250,000 kilometer of fiber optic cables in the country. 250,000 kilometer, over which it will be partnering with the local cable operators to get broader connectivity for its broadband service. मतलब समझ रहे हैं कि कितना बड़ा इनका टारगेट है, ठीक है, मतलब नेटवर्किंग सिस्टम पे जो ये अपना मतलब मार्केट को, मतलब अपना स्प्रेड को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं कि और ज़्यादा, ठीक है। तो बड़ा ही मतलब ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्टमेंट होता है बिजनेस पे। तो इसीलिए सिंस द मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, आई होप प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट आप लोग रियल में भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट हैव सिंगल कैश आउटफ्लो, सिंगल कैश आउटफ्लो। ये तो मैं जियो का रैंडमली, मुझे क्या पता क्या नेटवर्क दिमाग में आ रहा था, बता दिए। सिंगल कैश आउटफ्लो एट द बिगिनिंग, एट द beginning we may redefine NPV as NPV equals to present value of cash inflow minus इनिशियल इन्वेस्टमेंट। मतलब थोड़ा सा हम लोग इसको रीडिफाइन किए, थोड़ा सा। क्या रीडिफाइन हुआ बोलिए तो? स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या बोला था, डेफिनेशंस को, दोनों ही सही है। सिंपल बोला था कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, ठीक है। ये इसका एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट माना जाता है कि हाँ, जो अमाउंट हम लोग मार्केट में इनफ्लो हमारा हो रहा है उससे आउटफ्लो को लेस करेंगे, ये इसका मेन फॉर्मूला माना जाता है। बट नॉर्मली इसका फॉर्मूला ज़्यादातर ऐसे होता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को लेस करके माना जाता है। इसीलिए दिस इज मच मोर पॉपुलर बिकॉज इन्वेस्टमेंट लार्ज अमाउंट में होता है, सिंगल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है, फिर बाद में
कुछ महीना, कुछ सालों बाद, कुछ महीने बाद फिर से इन्वेस्टमेंट हो सकता है, बट प्रोजेक्ट के टाइम पे हमेशा ऐसे सोचा थी इनिशियल इन्वेस्टमेंट में मेरा बहुत सारा पैसा एक बार में खर्चा होगा, दैट्स वाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट को दिमाग में रखा जाता है। दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू एक्चुअली कैश इनफ्लो ना, सॉरी कैश का आउटफ्लो, सॉरी मैं बार बार गलत बोल रहा हूँ। इनिशियल इन्वेस्टमेंट बेसिकली मतलब क्या है, आउटफ्लो, ठीक है। तो ये रहा इसका फॉर्मूला, याद रखिएगा, सिंपल फॉर्मूला बट बहुत काम का है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। चलिए आगे और भी बातें हैं। तो इसी बात को अगर थोड़ा हम लोग और डीप डाइव करें और अंदर जाएंगे मैटर पे, एनपीवी shows the changes in shareholders wealth, shareholders wealth, ओके। एनपीवी क्या शो करता है, शेयर होल्डर का वेल्थ में क्या चेंजेस आता है वो बताते हैं, ठीक है। एनपीवी shows the changes in shareholders wealth as a results of the project, as a results of the project। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए आगे आगे पता चलेगा। तो इसको हम लोग सिंपल ऐसे सोच सकते हैं, नंबर ऑफ शेयर इनटू शेयर प्राइस, नंबर ऑफ शेयर इनटू शेयर प्राइस, सिंपल बात है। कितना नंबर ऑफ शेयर है और शेयर का दाम कितना है, तो उस पर हम लोग एकदम इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि एनपीवी क्या शो करता है, चेंजेस इन शेयर होल्डर्स वेल्थ एज ए रिजल्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब प्रोजेक्ट जो कंपनी चूज कर रहा है, जैसे रिलायंस ने जियो का प्रोजेक्ट चूज किया था और बहुत सारा अमाउंट मार्केट से रेज किया था और फिर इन्वेस्टमेंट किया, और फिर जाके हम लोग जानते हैं कि जियो का बिजनेस किस तरह से मार्केट में धीरे धीरे डे बाई डे और ज़्यादा ग्रो कर रहा है, वी नो दिस, ठीक है। तो यही होता है कि एक बिजनेस को जब कोई कंपनी प्रोजेक्ट के तौर पे लेता है और उसके बाद उसके बिजनेस पे जो है मतलब पॉजिटिव इफेक्ट आता है या शेयर होल्डर्स का वेल्थ में जितना जो फर्क आता है वो एनपीवी से समझना बड़ा ही इजी होता है। शेयर होल्डर्स वेल्थ, shareholders wealth refers to the market capitalizations of the company, market capitalization of the company। एक ही मतलब होता है कि जितना शेयर होल्डर्स का वेल्थ होगा वही एक्चुअली कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा, यही होता है नॉर्मली, ठीक है। तो इसमें सेम टू सेम अगेन, नंबर ऑफ शेयर इनटू शेयर प्राइस, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, नंबर ऑफ शेयर इनटू शेयर प्राइस। इसी से पता चलता है कंपनी का मार्केट में कितना कैपिटलाइजेशन है। नाउ एक कॉन्सेप्ट अभी एनपीवी रिलेटेड, केस 1, एनपीवी इज पॉजिटिव, एनपीवी इज पॉजिटिव, दैट मीन्स प्लस साइन पे, ओके। चाहे वो 1 रुपीज हो, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, ठीक है। पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव, नॉट माइनस, ओके। प्रोजेक्ट का एनपीवी पॉजिटिव है, इसका मतलब जैसे यहां पर आप मान के चलिए 40 लैक्स, ओके। एनपीवी इज पॉजिटिव इक्वल्स टू 40 लैक्स। अब क्या लिखेंगे इसका, प्रोजेक्ट इज viable, viable means acceptable, okay। project is viable as it will increase shareholders wealth by 40 लाख। मतलब अगर कोई प्रोजेक्ट में पैसा लगा के कंपनी को 40 लाख का एनपीवी आता है ना, प्रेजेंट वैल्यू मतलब आता है, तो उसका मतलब ये होता है कि ये 40 लाख प्रोजेक्ट का वैल्यू में प्रोजेक्ट से इन्वेस्ट करके अगर आता है ना, तो ये शेयर होल्डर्स का वेल्थ को भी 40 लाख पे इंक्रीज करेगा। सिंपल परसेप्शन, सिंपल परसेप्शन, ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होना है। केस 2, ठीक है, कंपेयर करने से समझ में आएगा। केस 2, एनपीवी इज नेगेटिव, इसको एक काम करते हैं रेड पे लिखते हैं, एनपीवी इज
नेगेटिव। अगर प्रोजेक्ट से पैसा आया नहीं, उल्टा खर्चा हो गया, मतलब जितना मैंने सोचा था उससे कम ही आया, या फिर हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव हो गया, दैट इज नेगेटिव वैल्यूएशन हुआ हमारा। इफ एनपीवी इज नेगेटिव इक्वल्स टू नेगेटिव 40 लाख। नेगेटिव को माइनस पे लिखिए, बिकॉज माइनस अमाउंट को हम लोग नेगेटिव में लिख सकते हैं, मतलब ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस देने की वजह हम लोग अगर किसी अमाउंट को ब्रैकेट में शो कर रहा है, इसका मतलब वो नेगेटिव वैल्यू में ही शो हो रहा है। तो एनपीवी इज नेगेटिव, दैट इज 40 लाख। ओके, तो इसमें लिखिए प्रोजेक्ट इज रिजेक्टेड, प्रोजेक्ट इज रिजेक्टेड and it will decrease shareholder wealth कितना होगा? जितना रुपए में वेल्थ बढ़ता है उतना अमाउंट में वेल्थ गिर भी जाएगा, सीधी बात है ना। शेयर होल्डर्स वेल्थ बाय 40 लाख। बात समझ में आ रहा है कि एनपीवी पॉजिटिव वैल्यू चाहे 1 रुपी हो, चाहे 1 करोड़ हो, चाहे 40 लैक्स हो, हमारे एग्जाम्पल में 40 है। अगर एनपीवी पॉजिटिव है और 40 लाख है तो शेयर होल्डर्स का वेल्थ भी 40 लाख बढ़ेगा, सिंपल बात। अगर एनपीवी नेगेटिव है और 40 लाख नेगेटिव है तो प्रोजेक्ट रिजेक्टेड होना चाहिए और शेयर होल्डर्स का वेल्थ भी 40 लाख पे क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? हेलो, एनपीवी का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ, प्रिया, रोशनी बोलो। प्रियतमा, ओके। शंकर जी क्लियर है ना? हाँ क्लियर है। ओके ठीक है, ओके ठीक है। अब वो लास्ट दिन का जो कैलकुलेशन था ना, उसी कैलकुलेशंस को इसी प्रोजेक्ट में करना है, तो कैलकुलेशंस को थोड़ा ना माने फॉर्मेट वाइज कर लेते हैं। वो लास्ट दिन क्लास कंप्लीशंस के टाइम पे हम लोगों ने एक मैथ्स किया था, ठीक है, तो उसी को हम लोग थोड़ा सा एनपीवी का जो प्रॉपर फॉर्मा है, मतलब प्रोफॉर्मा है, उसी वे में सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी, क्योंकि प्रोजेक्ट हमारा वही है ना। तो हम लोगों को पता है, आप लोग एक बार चेक कीजिए कि हमारा प्रोजेक्ट जो था वो 1 2 3 साल का था। नेट कैश फ्लो कितना हुआ था? नेट कैश फ्लो मतलब कितना आपका वापस आया था पैसा? आपने इन्वेस्टमेंट तो 800 लाख किया था, फर्स्ट ईयर में आपका 500 आया था, सेकेंड ईयर में आपका 400 आया था और थर्ड ईयर में आपका 600 आया था। और क्या आपको निकालना चाहिए? PVIF, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। थोड़ा कैलकुलेशंस का कॉन्सेप्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एट द रेट ऑफ 16.5%। जिन लोगों का बेसिक अभी नहीं हुआ है ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, मैंने अरेंज कर लिया, मैं उसको आप लोगों को शेयर करूंगा, ठीक है। वो थोड़ा सा कुछ 1-2 क्लासेस इधर उधर हो गया था, इसलिए मैंने लास्ट वीक शेयर नहीं कर पाया था, तो क्योंकि वो सब एक के बाद एक करना है, तो दैट्स वाई मैं इसको एक साथ ही आप लोगों को शेयर करूंगा, ताकि आप लोग कर लो। जिन लोगों का बाकी है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। 16.5%। अच्छा, मैंने 16.5% क्यों किया? কি আরেকবার বল। এই যে শর্ট ফর্মে আপনি লিখছেন না, এগুলো কি মানে শর্ট ফর্মে एग्जाम में लिखলেও হবে না, ফুল फॉर्म में लिखते হবে আমাদের? नहीं, शॉर्ट फॉर्म चलेगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसा ही, ये फाइनेंस में बड़ा ही पॉपुलर है। जिसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है ना, टीचर्स जो भी एग्जामिनर देखेगा वो अलाउ करता है ये सब, बिकॉज ये दीज आर वेरी पॉपुलर, बिकॉज वहाँ पर आपका और ये सब यूज होता है। ये सब मैं अपने से नहीं बना रहा हूँ। अगर कोई भी फाइनेंस का किताब ओपन करके देखो, आपको बहुत सारा इस तरह का टर्म दिखेगा, ठीक है। कोई भी ऑथर का ओपन करके देख लो, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का मैट को ओपन करके देख लो, सीएमए इंस्टीट्यूट का मैट ओपन करके देख लो, जो भी देखना है, मार्केट का कोई किताब ओपन करके देख लो, आपको ऐसा ही सब दिखेगा, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म इज अलाउएबल, तो आप एग्जाम में भी अगर करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फुल फॉर्म लिखने का टाइम ही नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, और यही ऐसा ही लिखने के लिए बोलता है। NCF PVIF एट द रेट ऑफ 16.5%। अच्छा, इसको मैं 16.5% क्यों किया, कोई मुझे बता पाए? Why I use 16.5%?
WACC. हाँ, दिस इज माई केसी, है ना, दिस इज माई कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे ना, ये जो 16.5% के बारे में मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को एक बार याद दिलाया कि ये 16.5% बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इतना कैपिटल तो मार्केट से लाना ही पड़ेगा। तो कंपनी क्या कर रहा है यहाँ पर कि अगर डायरेक्टली कुछ इंटरेस्ट फैक्टर बोल के रखता है तो वो यूज़ करना चाहिए, अगर कुछ नहीं बोला तो आप प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर पे 16.5% को यूज़ करना, मतलब इस रेट से आपको कैलकुलेशंस करना है। दैट मीन्स PVIF निकालो, NCF करके, मतलब इसका पहले फैक्टर निकाल लो और फिर आपने यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। कैसे होगा? लास्ट दिन मैंने सॉल्व करके दिया था, अभी बस मैंने फॉर्मेट डाला, पहले आप फैक्टर को डाल दो। चलो मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग एक बार फिर से देख लो, मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग एक बार फिर से देख लो। 16.5% का क्या मतलब है? सिंपल, मतलब ये मार्केट में इतना मान के चल रहा है कि मेरा इन्फ्लेशन है, ठीक है, 16.5% इज माई इन्फ्लेशन, मतलब इतना तो मुझे बिजनेस चलाने के लिए ज़रूरी है, ठीक है, इसीलिए मैं 16.5% को जो हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट में लिया था वही प्रोजेक्ट का ही कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ। 16.5, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या करना है, डिवाइडेड बाई 100, कितना आ जाएगा 0.165। इसका मतलब क्या है, इफ़ यू इन्वेस्ट 1 रुपी, मतलब इसके साथ प्लस कर दो 1, इसके साथ प्लस कर दो 1, तो कितना आया 1.165। दैट मीन्स इफ यू इन्वेस्ट 1 रुपी यू विल गेट बैक 1.165, मतलब 0.165 आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। अब इसको आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर में बदलना है। सिंपल, क्या करोगे, कैलकुलेटर अपने पास जो भी कॉमर्शियल कैलकुलेटर है, जस्ट यूज दिस, हाँ, इस तरह का कॉमर्शियल कैलकुलेटर को यूज करो, जैसे मेरे यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो। जस्ट आप डिवाइड दो, एक बार डिवाइड देने से, ठीक है, 2 बार डिवाइड दो, फिर इक्वल लगाओ, ठीक है। फर्स्ट इक्वल में आप देखो 0.8583, ये लास्ट दिन भी आया था, 0.8584 कर सकते हो आप। हाँ सर, 0.8583 के बाद 6 है, यू कैन यूज 4, तो 0.8584 ये फर्स्ट ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, ये फर्स्ट ईयर का प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर है, दिस इज फर्स्ट ईयर का, हाँ, ये 1 साल का इंटरेस्ट फैक्टर है। इसका मतलब सिंपल बात है, 16.5% में 1 साल में आपका जो फैक्टराइजेशन है 1 रुपया का वैल्यू गिर रहा है, सिंपल बात है, ठीक है। 16.5% अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है, आज अगर आपके पास 1 रुपीज है तो इसका वैल्यूएशन गिर के 85 पैसा हो जाएगा, ठीक है। 2 बार इक्वल मारो, सेकेंड ईयर इक्वल मारो, तो आपको 7367, तो 7368 कर सकते हो आप इसको, तो 0.7368। बहुत बार ऐसा होता है एग्जाम सिचुएशंस में ये फैक्टर गिवन रहता है, तो अगर गिवन है, कभी कभी देखना ऐसे क्वेश्चन के नीचे मिलेगा, अगर गिवन है तो वो यूज करना, यू डोंट नीड टू कैलकुलेट, ओके। अगर नहीं है, नॉर्मली नहीं देगा सर, वो नॉर्मली सिर्फ कॉलेज लेवल में देता है, ठीक है। अगर दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो क्या करोगे, कैलकुलेट कर लेना, जैसे मैं कर रहा हूँ अभी, और थर्ड बार इक्वल मारोगे तो 0.6324, ये मैं लास्ट दिन में सिखाया था, 0.632 कितना आ रहा है 24, हाँ ठीक ही है, 0.6324। ये सब मेरा क्या आ गया, डिस्काउंटिंग फैक्टर, इसको हम लोग और एक नाम से बोल सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं सर, इसका कॉन्सेप्ट कि क्यों ऐसा कर रहे हैं हम। सर 500 टका का, अब इसको क्या करना है ना, इंटू करो सर, एनसीएफ का जो वैल्यूएशन है इसको इसके साथ इंटू करो और मुझे प्रेजेंट वैल्यू का अमाउंट बताओ, प्लीज टेल मी। ऋषभ, प्रीतम बोलो, मौसुमी बोल। 429.18। 429.18, ओके। नेक्स्ट इसका बोल, सेकेंड ईयर का कितना, 294.72। 72। थर्ड ईयर का 379.47। 47, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये सब इंटू कर दिया, इसका मतलब क्या निकला, जो 500 मुझे 1 साल बाद मिल रहा है ना, उसका आज का वैल्यू 16.5% इन्फ्लेशन में अगर मैं देखूं तो जो 500 मुझे 1 साल बाद दिख रहा है ना, वो एक्चुअली 500 नहीं है, जो 500 मुझे 1 ईयर लैटर दिख रहा है सर, 1 ईयर लैटर। मैं आज खड़ा हूं, जो 1 साल बाद का मुझे 500 दिख रहा है ना,
उसका मार्केट में अगर 16.5% का रेट है, मार्केट में अगर इन्फ्लेशन चल रहा है या फिर मुझे रिटर्न चाहिए इतना, तो ये मेरे लिए 500 नहीं है, दिस इज माई 421 इन टूडेज कॉस्ट। समझे? सिमिलरली सेकेंड ईयर के मतलब 2 ईयर लेटर जो मुझे 400 लाख दिख रहा है ना, वो एक्चुअली 400 नहीं है, वो एक्चुअली 294.72 लाख है। सिमिलरली जो 600 लाख मुझे दिख रहा है ना 3 साल बाद, तो वो एक्चुअली इसका वैल्यूएशन है 379.47। ठीक है, याद रखिएगा सर, दिस इज एक्चुअली अगर आप प्रॉपर रेट ऑफ डिस्काउंट मतलब मार्केट में आपको कितना रिटर्न चाहिए, क्या मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है, ठीक है, ये अगर आपको प्रॉपरली पता है तो फिर आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कितना रिटर्न एक्चुअली चाहिए। बहुत केस में हम लोग गड़बड़ कर देते हैं कि हमें लगता है कि अच्छा 1 साल बाद 500 मिल रहा है तो वही अच्छा है, लेकिन वो 500 का वैल्यूएशन 429 में आ गया, 70 रुपीज से 71 रुपीज में नीचे चला गया। इसका मतलब है मार्केट में इन्फ्लेशन है, महंगाई है, या फिर मुझे रिटर्न चाहिए क्योंकि मुझे मेरा कॉस्ट लग गया है उतना, 16.5% का मेरा कॉस्ट लग गया है, तो इतना रिटर्न तो मुझे लेना ही पड़ेगा। सिंपल बात है, सिंपल बात है। इसीलिए प्रेजेंट वैल्यू करना जरूरी होता है और बड़ा ही पॉपुलर टेक्निक है फाइनेंशियल का। ठीक है, टोटल करके बताना कितना हुआ रोशनी? 1103.37. इससे आप क्या माइनस कर दोगे बोलो तो? फॉर्मूला क्या सिखाया था? प्रेजेंट, ये क्या आया मेरा? दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश, Cash flow. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो या आउटफ्लो? Inflow. इनफ्लो। यहां से माइनस क्या कर दोगे? Initial इनिशियल इन्वेस्टमेंट या आउटफ्लो। ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 800 तो माइनस कर दिया, तो कितना आया अमाउंट? 303.37. 37 lakhs. Okay, so this is my what? This is my net present value of the project. That means मैं 3 साल बाद नहीं सोच रहा हूं, मेरा जो सोच है ना वो आज की डेट पे है। मेरा जो सोच है, मैं जो कैलकुलेशंस कर रहा हूं वो मैं आज के डेट में खड़ा होकर सोच रहा हूं कि अगर मार्केट में इतना रिटर्न मुझे चाहिए, अगर मेरा 800 लाख का इन्वेस्टमेंट है, अगर मुझे फर्स्ट ईयर में 500 लाख रिटर्न मिल रहा है, अगर मुझे सेकेंड ईयर में 400 का रिटर्न आ रहा है, अगर मेरा थर्ड ईयर में 600 का रिटर्न आ रहा है, रिटर्न देख के तो बड़ा खुश हो रहा है, लेकिन रियलिटी क्या है? व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी? ग्राउंड रियलिटी इज माई प्रेजेंट वैल्यू इज एक्चुअली 303.37 लाख, जो मुझे इन्वेस्टमेंट करके आज के डेट में एज पर 16.5% के हिसाब से मैं एक्चुअली आज में खड़ा हूं। मार्केट का इन्फ्लेशन को भी मैंने ध्यान में रखा और तभी जाके मुझे प्रॉपर आइडिया मिलेगा, नहीं तो मैं गलत फहमी में रहूंगा ना। मुझे लगेगा 500, 400, 600, मैं बहुत ज़्यादा गलत फहमी में रहूंगा। 500, 400, 900, 600, 1500, 1500 से 800 को रेस कर दो तो करीब 700 लाख का हिसाब होगा। लेकिन क्या सच में 700 लाख का हिसाब हो रहा है? 303 लाख का हिसाब हो रहा है, बिकॉज आपको रिटर्न चाहिए ना, 16.5% के रिटर्न चाहिए आपका, तो रिटर्न को लेते हुए आपको काउंट करना है। दैट्स वाई योर प्रेजेंट वैल्यू जो होगा वो 303 लाख का होगा, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सबसे बड़ा सवाल क्या है कि प्रोजेक्ट में अगर वैल्यूएशन पॉजिटिव आता है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड होता है, और अगर प्रोजेक्ट का वैल्यूएशन नेगेटिव होता है, ये एनपीवी का सिस्टम है। अब ये अगर आपके पास दो से 3 प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट का एनपीवी ज़्यादा, एक प्रोजेक्ट का एनपीवी कम, तो ऑब्वियसली आप वही वाला प्रोजेक्ट चूज किए जिसमें एनपीवी आपको ज़्यादा हो और जो मच मोर प्रैक्टिकल हो, जो मच मोर प्रैक्टिकेबल हो। तो ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के प्रोजेक्ट चूज करते हैं कंपनी, चाहे वो जियो हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो अमेजन हो। ठीक है, कोई भी कंपनी हो, उनका चूजिंग सिस्टम बड़ा ही गजब होता है। ये मोस्ट प्रोबेबली कल येस्टरडे अमेजन का एक सबमिट हुआ, आप लोगों ने देखा? अमेजन संभव ऐसा कुछ किसी ने देखा क्या? संभव 2021 एक बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम हुआ। इस प्रोग्राम में मतलब एक बेसिकली एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग था, जिसमें इंडिया का बड़े बड़े लोग भी थे, मतलब जो फेमस बिजनेसमैन्स एंड एंटरप्रेन्योर टाइप में भी बहुत लोग थे। चाहो तो आप सुन सकते हो कि इंडिया का बिजनेस पोटेंशियल्स के लिए अमेजन ने क्या सोच रहा है, और उसका कुछ प्लानिंग भी किया, जिसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। कि कॉन्सेप्ट ये था, नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत अच्छा कुछ सोच रहा है, नॉर्थ ईस्ट के बारे में बहुत कुछ सोच रहा है। मुझे डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगा
मतलब सोच विचार मुझे बहुत अच्छा लगा। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज फॉर इंडिया। हाँ बोलो बोलो सर। কিন্তু এটা কি নিয়ে এই সামিট যেটা, हाँ हाँ हाँ, এটা বিষয়টা কি ছিল? मेनली इंडिया में बिजनेस को और कैसे आगे बढ़ाए, मतलब इंडिया में न्यू डिजिटलाइजेशन के थ्रू से छोटा छोटा बिजनेस को भी कैसे कनेक्ट किया जाए, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया को कैसे डेवलप किया जाए, वुमेन एम्पावरमेंट को थ्रू से कैसे बिजनेस को डेवलप किया जाए। आप लोगों को पता है इंडिया का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का, इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट रन बाई वुमेन्स इन मणिपुर। सीरियसली, मणिपुर वुमेन मार्केट, इसका एक नाम है। आज ज्योति नहीं है क्लास में, नहीं तो मैं ज्योति से पूछ लेता आपको। इसका एक नाम है मणिपुरी लैंग्वेज में, ओ ईमा कैथई, ईमा मार्केट, ईमा कैथल मार्केट, ठीक है। ईमा कैथल, ये जो मार्केट है ना, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा वुमेन्स रनिंग मार्केट है, और ये मार्केट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वुमेन्स मार्केट है। यहाँ पर कोई आपको मेल दुकानदार नहीं दिखेगा, सारा का सारा वुमेन है, सारा का सारा। तो इसके ऊपर भी चर्चा हुआ था कि हम लोग यहाँ पर आजकल हमारे नॉर्मल इंडियंस पार्ट में हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम लोग ये बात करते हैं कि लिखते हैं, किताबें लिखते हैं कि वुमेन्स को ये चाहिए, वुमेन्स को वो चाहिए, गर्ल्स गर्ल्स एम्पावरमेंट, फेमिनिज्म, इनके बीच में ये इनबिल्ड है। देख पा रहे क्या आप लोग, इनबिल्ड है। तो ये सब पोटेंशियलिटी बिजनेस को डेवलप करने के लिए बहुत सारा पोटेंशियलिटी चाहिए होता है, तो इनबिल्ड पोटेंशियलिटी को यूज करना चाहता है, यही सब मैटर पे बात हो रहा था। और भी डिजिटल कॉन्सेप्ट, छोटा छोटा दुकानदार को कैसे डिजिटल कॉन्सेप्ट में बदला जा सकता है। अमेजन अपना सोच रहा था, बट ओवरऑल इंडिया का ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में एक कॉन्सेप्ट था, जो फ्यूचर है इंडिया का। ओके ठीक है, चलिए तो इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या बोले। 303.37 लाख, 303.37 लाख, ये एक्सेप्टेड है ना। तो डिसीजंस क्या होगा, डिसीजंस क्या हो जाएगा, सिंपल है डिसीजंस। सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव, अगर एनपीवी पॉजिटिव है, द प्रोजेक्ट इज expected to create shareholders wealth, okay, and therefore viable means accepted, ठीक है। बिकॉज पॉजिटिव है, तो अगर 303 क्यों, अगर 30 रुपीज भी रेस करता तो भी प्रोजेक्ट को लेने का बात जरूर हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर हमें चूजिंग करने का बात है, ये सब चीज़ आगे आगे चर्चा करेंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट, ए प्रोजेक्ट है, बी प्रोजेक्ट है, सी प्रोजेक्ट है, तो फिर इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट चूज करना चाहिए। हम लोग एकदम प्योर कैलकुलेशंस करेंगे ना, तो धीरे धीरे जाएंगे, इतना जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। तो तब आप लोग को देखेंगे कि समझ में आएगा कि एनपीवी का क्या पावर है, द ताकत ऑफ एनपीवी। सो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ एनपीवी, ठीक है। बहुत बातें होंगे, ये कैपिटल बजटिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो है ना बिजनेस का, ये बड़ा ही ताकतवर एक कॉन्सेप्ट है। हेडिंग कीजिए थर्ड पॉइंट, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये भी एक क्राइटेरिया है कैपिटल बजटिंग का, जैसे एनपीवी एक क्राइटेरिया है, वैसे ही एक क्राइटेरिया है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इसका तरीका बड़ा सेम टू सेम टाइप ऑफ एनपीवी है, काइंड ऑफ, ठीक है, बस थोड़ा अलग है। इसका और कुछ नाम भी है, इसको और एक 2-3 नाम से बोला जाता है। बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, इसको शॉर्ट फॉर्म भी एक है, पीआई, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं पीआई, और इसको और कुछ नाम से भी बोला जाता है बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, ठीक है, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, या फिर डिजायरेबिलिटी फैक्टर, डिजायरेबिलिटी फैक्टर, डिजायरेबिलिटी फैक्टर। तो ऐसे 3 नाम से ये बहुत बहुत पॉपुलर है। सबसे पॉपुलर ऑब्वियसली पीआई, दैट मीन्स प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इसका फॉर्मूला ना थोड़ा अलग होता है, मतलब अलग मतलब वो एनपीवी से ही लिया गया है, बस वो माइनस पे है, ये डिवाइडेशंस पे है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, बस इतना है। वो माइनस हुआ था, ये डिवाइड हो गया। इसको थोड़ा सा हम लोग अगर मॉडिफाई कर ले,
Therefore PI equals to present value of cash inflow divided by initial इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो आपको बहुत जगह में एग्जाम सिचुएशंस में इनिशियल इन्वेस्टमेंट के नाम से भी शो होगा और आउटफ्लो के नाम से भी शो होगा। घबराने का कोई बात नहीं है, आप जो भी मिले आप इसको हिसाब लगा सकते हो। ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट कोई भी क्वेश्चंस में आप कंपनी का एनालिसिस कर सकते हो। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इसको आई के नाम से भी बोला जाता है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम है आई। ओके, याद रखिएगा, फॉर्मूला में यूज होता है। सो इसका थोड़ा और कुछ आगे भी बात होगा, डोंट वरी। एक रूल्स है, सिस्टम है, इफ एनपीवी ग्रेटर देन 0, ये होगा ही होगा। मतलब आप तो मतलब एकदम गांड मत लीजिए ये कॉन्सेप्ट को। इफ एनपीवी ग्रेटर देन 0, implies that अगर एनपीवी 0 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? पीआई ग्रेटर देन 1 होगा ही होगा। अगर एनपीवी 0 से ज्यादा है तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एक, हाँ बोलो। নেগেটিভ হলে তো 0 থেকে বেশি থোড়াই হবে। नेगेटिव होले নেগেটিভ হলে তো নেগেটিভ হলে তো আর 0 থেকে বেশি হবে না, না? नेगेटिव बोले तो ऑब्वियसली হবে না, बट कॉन्सेप्ट क्या है? इफ एनपीवी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये कि पीआई ग्रेटर देन 1, मतलब होगा ही होगा। वेट करो ना, पूरा कंप्लीट तो करने दो फिर पूछना। इफ एनपीवी ग्रेटर देन 0 इंप्लाइज दैट पीआई ग्रेटर देन 1, एंड ऐसा कॉन्सेप्ट में प्रोजेक्ट को लेना चाहिए, प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल। जब एनपीवी ग्रेटर देन 0 होगा, पीआई ग्रेटर देन 1 होगा ही होगा, एंड प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल। बट देयर इज अनदर केस ना, ये तो केस 1 है, लेकिन और भी केस हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा एनपीवी ग्रेटर देन 0 हो। तो केस 2 क्या हो सकता है कि इफ एनपीवी लेस देन 0, जो तू बोल रहा था कि अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा, वही तो लिखाना है अभी। इफ एनपीवी लेस देन 0, देन पीआई लेस देन 1 एंड प्रोजेक्ट इज, क्या करेंगे प्रोजेक्ट को? प्रोजेक्ट नॉट रिजेक्टेड, वायबल, नॉट वायबल। नॉट वायबल। तो ये क्राइटेरिया है, प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया है। एनपीवी अगर 0 से कम हो, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑटोमेटिकली लेस देन 1 हो जाएगा, एंड प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली मतलब रिजेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें शेयर होल्डर्स का वेल्थ क्रिएट नहीं होगा। चलिए, जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे उसी क्वेश्चन में जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसी प्रोजेक्ट से ही हम लोग सारा का सारा सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए मैंने ना क्वेश्चंस को बार बार चेंज नहीं कर रहा है, क्योंकि सिमिलर प्रोजेक्ट में रहेंगे सारा का सारा समझ में आएगा। इन दी अबव सम, जो सम एकदम शुरू से हम लोग लेके चल रहे हैं, एकदम कॉस्ट ऑफ WACC कैलकुलेशंस तक जो कॉन्सेप्ट लेके चल रहे थे, 800 लाख का इन्वेस्टमेंट, 500 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर 400 एंड थर्ड ईयर में 600, वही क्वेश्चंस में। इन दी अबव सम्स प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होगा, बता सकते हैं क्या? जो सम्स हम लोगों ने अभी सॉल्व किया उसमें प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होगा? हम लोग ऑलरेडी ना कैलकुलेशंस करके रखे हैं, मतलब यू डोंट नीड टू कैलकुलेट दिस प्रोफॉर्मा अगेन, मतलब इस प्रोफॉर्मा को बताने का और जरूरत नहीं है, बिकॉज यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड दिस थिंग्स। सो यू जस्ट नीड टू, अगर ये प्रोफॉर्मा नहीं था और आपको डायरेक्ट पीआई बोला तो फिर आपको ये करना पड़ता, बट यहाँ पर आपने क्योंकि एनपीवी के लिए ऑलरेडी ये स्ट्रक्चर बना के रखे हैं, यू जस्ट नीड टू टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हियर। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 1103.37, कोई कुछ कह रहा है बट आवाज कट रहा है। 1.3792 হবে। थैंक यू सर, थैंक यू। आज बहुत ऋषभ को आज बोलने का बहुत अच्छा मूड है लग रहा है। थैंक यू ऋषभ। तो रिप्लाई नहीं करता है मैक्सिमम क्लास में। आई एम वेरी हैप्पी। ओके 1103 पॉइंट क्या होगा? 37 था ना, है दादा। डिवाइडेड बाई 800 कितना है? 1.37। इंटरेस्टिंग जंक्चर, वेरी इंटरेस्टिंग जंक्चर। इसका
हिसाब देखिए, हाँ ये 1.37 एक्चुअली हमें क्या सिखाता है, व्हाट इज दिस 1.37? सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। जैसे एनपीवी भी हमें बहुत कुछ बताता है, सिमिलरली प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी हमें बहुत कुछ बताता है। मतलब कंपनी जब इन्वेस्ट करता है ना अपने प्रोजेक्ट में, तो वो इस तरह से सोच सकता है। तो 1.37 ऑब्वियसली 1 से ज़्यादा है तो प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड। तो अब लिख लीजिए, प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड, प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसका मतलब यही है कि इफ वी इन्वेस्ट, सिंपल मतलब है इसका, ₹1 देन गेट बैक 1.37। 1 टका लगाने से हिंदी में भी लिख के रख सकते हैं, PI 1.37 का मतलब क्या है। इफ अगर हम लोग 1 टका लगाते हैं, 1 रुपया लगाने से 1 रुपया 37 मतलब 1 टका 37 रिटर्न आता है। दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है। तो ये 1 से, इसका जो भी कॉन्सेप्ट है ना, ये 1 से डिनोट करता है, मतलब 1 के थ्रू से समझना, ठीक है। इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट में भी यूज किया जाता है कि 1 से ज्यादा है तो प्रोजेक्ट लेंगे PI, और 1 से कम है तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। ओके, एक फॉर्मूला है, लिखिए। फॉर्मूला क्या है, एनपीवी और PI के बीच में भी ना, ये एग्जाम सिचुएशंस में ऐसा सवाल बहुत कर सकता है, तो इसीलिए लिख लीजिए, द conversion process between NPV and PI, NPV एंड PI के बीच में कन्वर्जन प्रोसेस है, उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है, इज NPV इक्वल्स टू PI -1 into initial investment, okay। thus just calculate this, हाँ मैं just a question दे रहा हूँ, if initial investment equals to 700, ये मैंने अलग से दे रहा, and PI equals to 1.2, then therefore NPV equals to कितना होगा, बताएंगे क्या। ये है फॉर्मूला आपका, ये रहा आपका फॉर्मूला, एनपीवी इक्वल्स टू PI -1 इंटू इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये एनपीवी और PI के बीच में कन्वर्जन प्रोसेस है, ठीक है। तो आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट देके रखा है, आपको PI भी बता के रखा है, आपको पूछ रहा है कि आप एनपीवी बताओ। कोई भी दो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होने से आप तीसरा निकाल सकते हैं यहाँ पर। 1.2 -1, प्रियतमा क्या होगा बोलो, इंटू 700, तो कितना हो जा रहा है, 140 लाख। आ रहा है ना सबको, हाँ प्रिया प्रियतमा बोलो। हाँ सर। ओके, रोशनी, है मौसुमी, दादा। ए प्रीतम আসছে তো বল, প্রীতমের আওয়াজ পাচ্ছি না, ঠিক আছে ओके सर। तो 140 लाख, तो ये हो गया। मतलब हम लोगों को क्या पता था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट पता था, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पता था, बट हमें एनपीवी नहीं पता था। बट इफ वी नो दिस टू इन्फॉर्मेशन, देन वी कैन इजीली कैलकुलेट नेट प्रॉफिटेबिलिटी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो इस तरह से भी हम लोग मतलब किसी भी प्रोजेक्ट का प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर कोई दो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो एक इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ PI, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अब हम लोग और भी सेलिब्रेटेड टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। ऐसे एनपीवी भी बहुत पॉपुलर है, PI इज ऑल्सो पॉपुलर बट थोड़ा कम यूज है इसका, एनपीवी का यूज बहुत ज़्यादा है। अब एक कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं, IRR। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट बड़ा पॉपुलर टेक्निक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट वेरी पॉपुलर, इजी टू अंडरस्टैंड बट टफ टू कैलकुलेट। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई वर्ड्स, इजी टू अंडरस्टैंड बट वेरी टफ टू कैलकुलेट। तो क्या कैलकुलेशन सीखेंगे नहीं क्या, हाँ सीखेंगे, सीखेंगे सीखेंगे ऑब्वियसली सीखेंगे, लेकिन पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लीजिए। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट 4 हेडिंग कीजिए, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न।
जब हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ रहे थे बहुत बार ये वर्ड आ रहा था, तब मैं बार बार बोलता था कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में मैं ज़रूर आप लोगों को सिखाऊंगा जब हम लोग कैपिटल बजटिंग पढ़ेंगे। जिन लोगों का नहीं हुआ वो बाद में करेगा, डोंट वरी। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अभी तो आ गए वहीं पर जिस बारे में बात करना था। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत सेलिब्रेटेड है, बड़ा टॉक, मतलब इसके बारे में बहुत बात होता है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मतलब कोई प्रोजेक्ट के अंदर का रिटर्न क्या है, किसी बिजनेस का अंदर का रिटर्न कैलकुलेट करने का बात है यहाँ पर, कि इसके अंदर कितना रिटर्न छुपा हुआ है। वो छुपा हुआ रिटर्न ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। चलिए एक काम कीजिए, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा प्रोजेक्ट के थ्रू से। इट इज दी, लिखिए पहले, इट इज दी रेट ऑफ रिटर्न, इट इज दी रेट ऑफ रिटर्न hidden inside the project। प्रोजेक्ट के अंदर छुपा होता है, यही सबसे इसका इंटरेस्टिंग पार्ट है कि हिडन इनसाइड द प्रोजेक्ट। अब जो छुपा हुआ है उसको बाहर करना इतना आसान नहीं होता है ना, जो छुपा रहता है उसको बाहर निकालना इतना सीरियसली आसान नहीं होता। दैट्स वाई हम लोग को इसको ना एक फार्मूला के थ्रू से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, बट फार्मूला ही बड़ा लॉजिकल फार्मूला है, सिंपल मैथ्स है। आउटफ्लो इक्वल्स टू इनफ्लो। बट ये आउटफ्लो इनफ्लो का खेल क्या चलेगा, हम लोगों ने एक प्रूफ करना पड़ेगा ट्रायल एंड एरर मेथड के थ्रू से। ट्रायल एंड एरर मेथड यूज होगा बट एक प्रूवमेंट करना होगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड का क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, ये आउटफ्लो इज लेफ्ट हैंड साइड एंड इनफ्लो इज राइट हैंड साइड, सिंपल बात है, ठीक है। आउटफ्लो इज लेफ्ट हैंड साइड एंड इनफ्लो इज राइट हैंड साइड। तो हमारे जो प्रोजेक्ट चल रहा था एकदम इनिशियल प्रोजेक्ट, एकदम स्टार्टिंग से आप लोग हो, तो फिर कितना इन्वेस्टमेंट था आउटफ्लो में 800 लाख, और इनफ्लो कितना आया था फर्स्ट ईयर में 500, सेकेंड ईयर में 400, थर्ड ईयर में 600। लेकिन ऐसे नहीं होगा, इसको रिटर्न के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। इंटरनल रिटर्न ढूंढना है हमें, इसके अंदर का रिटर्न ढूंढना है 1 + R। दिस R इज एक्चुअली इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये जो R मैंने लिखा ना, यही एक्चुअली 1 मतलब वही 1% डालने से कितना आएगा, तो वी नीड टू फाइंड आउट दिस R एक्चुअली 1 + R का होल स्क्वायर। ये सेकेंड ईयर के एंड में है ना, और इसमें आपका आ जाएगा 1 + R होल क्यूब। अब ये चल मतलब जितना जितना साल रहेगा उतना साल चलेगा। 3 साल का प्रोजेक्ट था ये, जो प्रोजेक्ट हम लोग का था ये 3 ईयर प्रोजेक्ट था। मैं फिर से एक बार शो कर रहा हूँ, मैं तो स्टार्टिंग में ही मैंने इसको रिकॉल कराया था, अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो एक बार फिर से देख लीजिए। ये देखिए 3 इयर्स प्रोजेक्ट 0 1 2 3। अगर 10 साल होगा तो 10 साल का हिसाब करना पड़ेगा, 20 साल होगा तो 20 साल का, 50 साल होगा तो 50 साल का, एज पर दी प्रोजेक्ट लाइफ टाइम, ठीक है। तो इसका हिसाब कैसे करना है, ये आर को फाइंड करना इतना झमेला क्यों है, मैं बार बार आप लोगों को डरा क्यों रहा हूँ कि इसको फाइंड आउट करने में चिंता है। अब चिंता का विषय भी है ना, देखिए हम लोगों को ये पता है कि हम लोग 800 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी नो कि वी इन्वेस्ट 800 लाख, दिस इज आवर नोन फैक्ट। वी ऑल्सो एस्टिमेट दैट कि 500 लाख रिटर्न आएगा फर्स्ट ईयर के एंड में, 400 लाख रिटर्न आएगा सेकेंड ईयर के एंड में, 600 लाख एस्टिमेटेड है थर्ड ईयर के एंड पे। सब समझ में आ रहा है, बट व्हाट इज द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये तो पता ही नहीं है हम लोग। क्या आप लोग मेरा बात समझ पा रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर कितना रिटर्न छुपा हुआ है, ये कहीं पर भी लिखा हुआ है क्या, बताइए प्लीज। प्रोजेक्ट पे बता हुआ था क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ले सकते हैं, अरे वो तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वो तो ये 800 लाख का उठाने का खर्चा सोच सकते हो आप, है ना। वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, 400 लाख का इक्विटी था और 400 लाख का डेब्ट था। उसका कॉस्ट हम लोगों ने WACC निकाला था 16.5%। वो तो मेरा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न नहीं हो सकता, दैट इज माई KC। दिस 16.5 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन दिस कैलकुलेशन ऑल्सो, बट दिस इज माई KC, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बट व्हाट इज द रिटर्न इन द प्रोजेक्ट, ये कैसे पता करें। शंकर जी बात समझ पा रहे हैं, रोशनी
प्रिया सबको पूछ रहा हूँ कि आप लोग मेरा बात समझ पा रहे कि नहीं? हेलो, क्या मेरा आवाज आ रहा है क्या आप लोगों को? हाँ हेलो, आ रहा है। ओके। शंकर जी बात समझ में आ रहा है कि हाँ ये हाँ समझ आ रहा है। अंदर का छुपा हुआ रिटर्न, इसके बारे में कहीं पर कुछ बोला नहीं है, तो वही मुश्किल होता है किसी भी प्रोजेक्ट का अंदर का रिटर्न ढूंढ पाना। तरीका है बट थोड़ा सा घुमा हुआ तरीका है। मैं एक काम करता हूँ, करेंटली मैं तरीका बताने से पहले ना इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। तो हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ इक्वल करना होगा, ठीक है, प्रूव करने के लिए। तो उसके लिए मुझे पता है ये इस क्वेश्चन का आर क्या है, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। बट ये गिवन नहीं रहेगा, ये कभी भी गिवन नहीं रहेगा, ये आपको फाइंड करना होगा। एग्जाम सिचुएशंस का भी बात कर रहा हूँ एंड रियल लाइफ में भी बोल रहा हूँ। ये यू हैव टू फाइंड आउट कि इसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है। तो ये एक्चुअली सॉल्व होता है ट्रायल एंड एरर मेथड से। तो मुझे पता है इसका रिटर्न कितना है। आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे जहां पर मैं ट्रायल एंड एरर को भी यूज करूंगा, बट यहां पर मैं ट्रायल नहीं करूंगा बिकॉज आई नो व्हाट इज द रिटर्न। ओके, मैंने कैलकुलेट करके रखा था। तो आर इक्वल्स टू इसका एक्चुअली है 38%। इस प्रोजेक्ट का रिटर्न है 38%। कैसे पता चला? आप बस इसको 38% को यहाँ पर पुट कीजिए और देखिए तो आपका 800 लाख आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मेरा बात समझे कि नहीं समझे? अगर दोनों साइड प्रूव कर गया ना तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का आप समझ पाएंगे। तो 38% अगर आपका आर है तो देयरफॉर आर एच एस इक्वल्स टू 500 डिवाइडेड बाई 1.38। कैसे किया? 1 प्लस 0.38 मतलब 38%, 38 डिवाइडेड बाई 100 किया तो पॉइंट पे ले लिया। सिमिलरली 400 डिवाइडेड बाई 1.38 का होल स्क्वायर, सिमिलरली 600 डिवाइडेड बाई 1.38 का होल क्यूब। अब ये जितना साल तक चलेगा उतना साल तक हमें करते रहना है, लेकिन हमारा क्वेश्चन तो 3 साल के लिए है, तो 3 साल में बात खत्म। अब जस्ट इसको आप हिसाब लगाइए, 500 डिवाइडेड बाई 1.38 कीजिए, मुझे बताए ना कोई कि कितना कितना आ रहा है। 500 डिवाइडेड बाई 1.38 362.21, सॉरी 362.31 ना, हाँ 31, 32 कर दो, 362.32। ओके अच्छा, फिर 1.38 का होल स्क्वायर है। अच्छा, इस तरह का कैलकुलेशन को कैसे करना चाहिए जानते हो? जब होल स्क्वायर वगैरह आ जाए इजीली हो जाएगा। देखो देखो ध्यान से देखो, मतलब वो बार बार कॉपी में लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेटर में आएगा। आपको पता है ना 1.38 है, तो 1.38, ठीक है, 1.38 इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। तो जब होल स्क्वायर रहेगा तो इंटू करना, इंटू करके एक बार इक्वल डालना, तो 2 काउंट हो गया, फिर इसके साथ इंटू कितना करना है? क्या मैंने गलत बोल दिया? एक सेकेंड रुको, 1 पॉइंट डिवाइड है ना इसका, 1.38 डिवाइड इक्वल इक्वल, जो अमाउंट आएगा इसको इंटू करना है 400 के साथ। कितना वैल्यू आया? 210। 210 आया कि नहीं? हाँ सर 210। 210 क्या किया दिख रहे हैं सर? डायरेक्ट हो गया, मुझे कहीं पर भी लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ा। जो लोग कैलकुलेटर के मेरे देख रहे हो, सर मैं कैलकुलेटर में क्या कर रहा हूँ, अब जस्ट कैलकुलेटर में 1.38 दो, और क्योंकि ये डिवाइड फॉर्मेट में है आप भी यहाँ पर 2 बार डिवाइड लगाओ, फर्स्ट इक्वल लगाओ, जो ये फैक्टर आ गया क्योंकि आपका 2 साल है तो और एक बार फैक्टर लगाओ, 2 साल का फैक्टर आ गया, जो फैक्टर आया इसके साथ इंटू कर दो 400 को, सिंपल। सिमिलरली थर्ड वाला भी हो जाएगा, थर्ड वाला भी हो जाएगा 1 पॉइंट 228.30। वेरी गुड सर, 1.38 डिवाइड करो एक बार इक्वल, फर्स्ट डिवाइड फैक्टर, सेकेंड, थर्ड, 3 साल है 3 साल कर दिया, जो भी आएगा इंटू कर दीजिएगा 600 के साथ। आपको अलग से कॉपी में कहीं पर भी लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, मतलब इतना होगा कॉपी में फिर करेंगे, मतलब लोग क्या करते हैं ना बचपन वाला हरकत, 1.38 को पहले एक बार 1.3 के साथ इंटू करेंगे, फिर उसके साथ फिर इंटू करेगा, फिर
600 से डिवाइड करेगा। प्लीज डोंट डू दिस काइंड ऑफ थिंग, डायरेक्ट कैलकुलेटर में हो सकता है। 228.30। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो टोटल कीजिए ना, कितना आया? 800 एकदम पक्का पक्का 800 या थोड़ा कुछ पॉइंट में है? 800.66 800.66, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन आ सकता है। वो बहुत सारा पॉइंट का फ्रैक्शन है ना, तो वो आ सकता है। 1% तक वैलिड है, मतलब 800 का 1% प्लस माइनस, 800 का 1% प्लस माइनस वैलिड माना जाता है। मैं आगे नोट्स लिखा दूंगा, ठीक है। 800 का 1% प्लस 1% माइनस वो वैलिड माना जाता है। तो ये जो अमाउंट आया, दिस इज एक्चुअली अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, तो ऐसे साइन दीजिए, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू का साइन है ये, दिस इज अप्रोक्स का साइन। अप्रोक्स क्या हो गया? 800। तो प्रूव हुआ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लेकिन इसका सबसे बड़ा हीरो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का? आपका मेन मांग क्या था बोलिए तो? ये फाइंड आउट करना आपका सबसे बड़ा काम था, जो मैंने फाइंड आउट करके रखा था, बट आपको तो बताएगा नहीं, तो फिर आपको ये फाइंड करना है। ये 38% फाइंड करना जितना आपको अभी आसान लगा ना, इतना आसान नहीं है। आप कैसे पता करोगे कि इसके अंदर 38% है? क्या आप लोग मेरा बात समझ पा रहे हो? प्रूफ तो हो गया 800 इक्वल्स टू 800, तो रिटर्न भी पता चल गया कि 38% है प्रोजेक्ट का। दिस इज एक्चुअली इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, दिस इज एक्चुअली IRR, यही है IRR। इसी आर का तलाश में हम लोग पागल हो रहे थे, लेकिन ये तो मुझे पता था, मैंने लिख दिया और सॉल्व हो गया। लेकिन इसको फाइंड आउट करने के लिए बड़ा मशक्कत करना होता है, लेकिन हम लोग सीखेंगे, डोंट वरी। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि किसी भी प्रोजेक्ट का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या आर को कैसे हम लोग ट्रायल एंड एरर करके फाइंड आउट कर सकते हैं। मैक्सिमम 2 से 3 बार ट्रायल करना पड़ता है, फिर हमें जवाब मिल जाता है, बट दिस इज पॉसिबल, ठीक है, दिस इज पॉसिबल। आप लोग मेरा बात समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? IRR का कॉन्सेप्ट, हेलो, मतलब अभी हम लोग वो वाला कैलकुलेशन तो सीखे नहीं, बट आप सच में बताइए ना कि ये 38% होगा, ये कैसे पता चल जाएगा? एग्जैक्टली कैसे पता कर ले? तो क्या करना होता है कि हमें यहाँ पर पुट करना होगा अलग अलग अमाउंट डाल के। अब 5% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, कब जाके 800 के साथ मैच करें, यही ना? क्या आप लोग मेरा बात समझ पा रहे हैं कि इसके साथ किस अमाउंट को देने से ये 800 के साथ मैच करेगा? इसमें आप ढूंढते रह जाएंगे, तब तो मतलब ये 3 साल है, अगर 10 साल रह गया तो 3 साल का हिसाब ठीक है, 10 साल 20 साल हो गया तो और मुश्किल बढ़ जाएगा। तो इसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन उस कॉन्सेप्ट पे पहुंचने से पहले एक समरी लिखिए, एक नोट लिखिए। कैपिटल बजटिंग का वाइटल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही वाइटल किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। इफ, ये पहले भी मैंने लिखा है शॉर्ट में, अब इसमें थोड़ा और टोटल में जा रहा है। इफ एनपीवी ग्रेटर देन 0, क्या होता है फिर? पीआई ग्रेटर देन 1, है ना, एंड IRR greater than KC. When NPV greater than 0, PI greater than 1 and IRR greater than KC must है। प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेड हो जाएगा। और दूसरा एक कॉन्सेप्ट है, इफ NPV लेस देन 0, दैट इज नेगेटिव, PI लेस देन 1 and then IRR लेस देन KC। अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मैं आपको बार बार शुरू से बोल रहा हूं ना, ये KC हमारे लिए बहुत वाइटल है। KC और IRR के बीच में ना बहुत बड़ा रिलेशन है, रिश्ता बहुत गहरा है इन लोगों का। क्योंकि अगर KC से कम मेरा रिटर्न है ना, तो वो प्रोजेक्ट नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर तो KC से रिटर्न काफ़ी अच्छा है, क्या प्रिया? KC से रिटर्न काफ़ी अच्छा है, तो अच्छा बात है, क्योंकि कंपनी अपना मार्केट का जो फाइनेंस कॉस्ट है वो उठा सकता है। तो ऐसा प्रोजेक्ट में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, और ऐसा प्रोजेक्ट में कंपनी को रिटर्न मिलेगा, और कंपनी को रिटर्न मिलेगा तो अल्टीमेटली कंपनी प्रॉफिटेबल रहेगा और शेयर होल्डर का वैल्यू बढ़ेगा, सिंपल बात, ठीक है। तो कंपनी किस तरह का प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है, कितना अमाउंट डाल रहा है, कितना रिटर्न आ रहा है, कितना उसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है,
सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक। अगर आप लोग इसका गहराई को पढ़ पा रहे हो तो आई थिंक आप लोग कुछ कुछ तो ज़रूर समझ पा रहे हो। सिर्फ ये मैथ्स नहीं है, नॉट जस्ट अ टेक्निक, ये बहुत बहुत कुछ बताता है। तो इफ लेस देन एनपीवी लेस देन 0, पीआई लेस देन 1, देन आईआरआर ग्रेटर लेस देन केसी एंड प्रोजेक्ट एक्चुअली क्या हो जाएगा? रिजेक्टेड। कंपनी का डिसीजन मेकिंग चल रहा है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। समझ में आया होगा? आया है ना ये वाला? NPV greater than 0, PI greater than 1, IRR greater than KC, project accepted. NPV less than 0, PI less than 1, IRR less than KC, project rejected. यहाँ तक अगर क्लियर है तो फिर मैं आगे बात बढ़ाऊंगा। यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो कर लीजिए। एनी क्वेश्चंस अप टू दिस? मौसुमी बोझा যাচ্ছে? रोशनी, मौसुमी, प्रियतमा, बोलो सर, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? है दादा। यस सर। ओके सर, ठीक है। ओके सर, तब तो बात एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर हम लोग आईआरआर को गेस करने निकले। हाँ चलो, ये आईआरआर को लेके ही बात को आगे बढ़ाते हैं। आईआरआर का कॉन्सेप्ट ही कैपिटल बजटिंग का सबसे ट्रिकी टेक्निक माना जाता है। बाकी सब टेक्निक्स का कैलकुलेशंस इतना भी मुश्किल नहीं होता है, बट हाँ और भी टेक्निक बाकी है। एआरआर है, पेबैक पीरियड है, वो थोड़ा अलग ही टेक्निक है, बट वो भी आएंगे, बात करेंगे। पेबैक पीरियड, एआरआर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के नाम से जाना जाता है। मॉडिफाइड आईआरआर का भी एक कॉन्सेप्ट आएगा, तो थोड़ा और गहराई में बात होगा। बात तो होगा, बहुत कुछ है। चलिए तो लिखिए, पॉइंट कितना होना चाहिए? ये पॉइंट कितना होना चाहिए? 0.5 ना? एक काम है कीजिए, दादा। 0.5 ना? अच्छा ठीक है। Yes. हाउ टू गेस आईआरआर, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा प्लीज। हाउ टू गेस आईआरआर, बिकॉज थोड़ा ट्रिकी है, इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ। स्टेप है इसका। स्टेप 1, कंप्यूट एक्सेस कैश फ्लो पर ईयर। कंप्यूट एक्सेस कैश फ्लो पर ईयर। ओके, एक्सेस कैश फ्लो पर ईयर मतलब पर ईयर बेसिस में जो एक्सेस कैश फ्लो हो रहा है उसको पहले हम लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा। आगे आगे मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा, पहले स्टेप में लिख लो, पर ईयर। ओके, सेकेंड स्टेप क्या है? स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या आ जाएगा? रिटर्न ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू, कैसे निकालेंगे रिटर्न ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट? इसका एक फॉर्मूला यहीं पर लिख लीजिए, इक्वल्स टू एक्सेस कैश फ्लो। हाँ बोलो बोलो बोलो। কম্পিউটার লেখা আছে? हाँ समझा नहीं। কম্পিউটার পর কি ওটা এক্সেস লেখা? कंप्यूट के बाद कहाँ पर मैंने कंप्यूट लिखा? हाँ ये एक्सेस एक्सेस स्टेप 1। हाँ एक्सेस, हाँ ठीक है। कंप्यूट एक्सेस कैश फ्लो पर ईयर, अगेन मैंने वही लिखा एक्सेस कैश फ्लो, ठीक है। रिटर्न ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू एक्सेस कैश फ्लो डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट इंटू 100, ठीक है। याद रखिएगा, आगे बताता हूं, डोंट वरी। स्टेप 3, हाउएवर लिखिए थोड़ा सा। हाउएवर IRR is the rate of return
rate of return earned on the unrecovered investment balance. Very interesting concept. Unrecovered investment balance. बेसिकली क्या बात हो रहा है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो रेट ऑफ रिटर्न अर्न ऑन दी अनरिकवर्ड इन्वेस्टमेंट बैलेंस, मतलब मैंने जो अमाउंट मार्केट में इन्वेस्ट किया उसका जो वैल्यूएशन अभी मुझे रिटर्न अभी तक नहीं मिला, उसका रिटर्न है एक्चुअली IRR. IRR इज द रेट ऑफ रिटर्न अर्न्ड ऑन द अनरिकवर्ड इन्वेस्टमेंट बैलेंस. सो बाय थंब रूल, एक थंब रूल यूज किया जाता है, फाइनेंशियल रूल है, बाय ए थंब रूल. इसको थोड़ा याद रखना पड़ता है इसको, बाकी तो मैं कभी भी किसी चीज याद रखने नहीं बोलता. तो बाय ए थंब रूल IRR should be 1.5 into return on initial investment. ठीक है, थंब रूल IRR should be 1.5 into रिटर्न ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट. ठीक है. स्टेप 4, वेट मैं यूज दिखाता हूं इसका क्या होता है. स्टेप 4 जो है ना ये बड़ा वाइटल है, इसी में आपको पता चलेगा. सभी वाइटल है लेकिन स्टेप 1, 2, 3 उसके बाद स्टेप 4 ये एक्चुअली फाइनल स्टेप है. बेसिकली फाइनल स्टेप में आके क्या करना चाहिए, look at the cash flow पैटर्न. आपके बिजनेस का जो कैश फ्लो पैटर्न बनेगा उसके पीछे थोड़ा, मतलब उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए. क्या कैश फ्लो पैटर्न आपका बन सकता है. देखिए कोई भी बिजनेस हो दुनिया में कोई भी बिजनेस हो, 3 पैटर्न तो उसका होगा ही मैक्सिमम, 3 तरह का कोई भी एक होगा. एक सबका चाहिदा फेवरेबल पैटर्न, वाई फेवरेबल पैटर्न. एक होता है अनफेवरेबल पैटर्न और एक होता है मिक्स्ड पैटर्न. फेवरेबल, अनफेवरेबल, मिक्स्ड. फेवरेबल पैटर्न में क्या होगा, सपोज आपका 3 साल का प्रोजेक्ट है, 1, 2, 3. अनफेवरेबल में आपका 3 साल का प्रोजेक्ट है, मिक्स्ड में भी आपका 3 साल का प्रोजेक्ट है. ठीक है. आप क्या सोचते हो कि फेवरेबल में अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, पहले ज्यादा आएगा, ये अच्छा, ये ज्यादा जरूरी है कि बाद में ज्यादा अमाउंट रिटर्न आए, ये ज्यादा जरूरी है. क्या सोचते होंगे आप लोग कि मैं अगर मार्केट में जो भी पैसा फंसाऊं मेरा रिटर्न का अमाउंट फर्स्ट ईयर में ज्यादा है ये अच्छा है, या सेकेंड ईयर में ज्यादा ये अच्छा है, क्या लगता है. ऑब्वियसली मैं क्या चाहूंगा कि अगर मेरा रिटर्न का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि 300, 200, 100, तो ऑब्वियसली मैं 300 पहले मांगूंगा. दिस इज अ फेवरेबल पैटर्न. अनफेवरेबल में जस्ट इसका ऑपोजिट होता है, 100, 200, 300. और मिक्स्ड में क्या होता है, मिक्स्ड अप 200, 100, 300. समझ में आया. 200, 100, 300 मतलब इसमें मिक्स्ड अप हुआ. इसमें ज्यादा अमाउंट पहले आ गया जो सबसे फेवरेबल होता है कोई भी बिजनेसमैन के लिए, और अनफेवरेबल में पहले कम अमाउंट आएगा फिर ज्यादा अमाउंट आएगा. इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ये जो R होगा ना, जो हमारा R का डिटर्मिनेशन चल रहा है, R का डिटर्मिनेशन जो चल रहा है, R अगर कंडीशन फेवरेबल है तो R ग्रेटर देन स्टेप 3 होना चाहिए. स्टेप 3 इन द सेंस ये जो वैल्यू आपका आएगा ना स्टेप 3 में, दिस स्टेप 3 R ग्रेटर देन स्टेप 3, जो भी 1.5 इंटू रिटर्न ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू आएगा ना, दैट इज सेकंड स्टेप 2 में रिटर्न ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करेंगे, थर्ड स्टेप में 1.5 के साथ रिटर्न ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट को इंटू करेंगे, जो वैल्यू आएगा फेवरेबल कंडीशंस पे R ग्रेटर देन स्टेप 3 होना चाहिए.
आर ग्रेटर देन स्टेप 3 होना चाहिए, मतलब ये पैटर्न फॉलो किया जाता है। अगर अनफेवरेबल है तो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा काम करता है, आर लेस देन स्टेप 3, और अगर मिक्स्ड है तो आर इक्वल्स टू स्टेप 3। दिस इज ए प्रोबेबल सिस्टम। इसी सिस्टम को फॉलो करके आप देखेंगे कि आप आईआरआर को ढूंढ पा रहे हैं। अगर आप एक एक पैटर्न को फॉलो करेंगे, अभी लिख रहे हैं ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ हो रहा है, बट ऐसे बहुत कुछ नहीं है। जब कैलकुलेशंस करना चालू करेंगे आप ऐसे ही समझ जाएंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, एक क्वेश्चंस लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, फिर आप देखिए कि क्या समझ आता है। अच्छा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो भी बात बन रहा है? हेलो, हाँ सर। ओके सर, ठीक है। एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल। कंसिडर the following project. Consider the following project. ठीक है, 3 साल का ही प्रोजेक्ट लेंगे, थोड़ा छोटा ही लेते हैं। बड़ा प्रोजेक्ट तो क्वेश्चंस करेंगे ना बड़ा बड़ा, तब आ जाएगा ऑटोमेटिकली। हम लोग थोड़ा छोटा प्रोजेक्ट में ही लेते हैं। 0, 1, 2, 3 ये ईयर है, ओके, और दिस इज ईयर, और ये हो जाएगा आपका कैश फ्लो, एनसीएफ या सीएफ जो भी बोलो आप। तो फर्स्ट ईयर में आपका एनसीएफ नहीं बोल के इसको सीएफ ही बोलना चाहिए, कैश फ्लो ही बोलना चाहिए, क्योंकि नेट तो माइनस करके आता है। तो फर्स्ट ईयर में आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, 0 ईयर में नेगेटिव में दिखा दो, 600 नेगेटिव। ठीक है, 600 आपका नेगेटिव फ्लो है, मतलब आप 600 लाख, ये सब रुपीज इन लैक्स है, हाँ, रुपीज इन लैक्स। अरे क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट होता है हमेशा। फर्स्ट ईयर में आपका रिटर्न आ रहा है 400 लाख, सेकेंड ईयर में आपका रिटर्न आ रहा है 300 लाख, और थर्ड ईयर में आ रहा है 200 लाख। 400, 300, 200, ओके। केसी जो है आपका क्वेश्चंस का, केसी बोल के रखा है आपको 16%। कैलकुलेट IRR and give your इन्वेस्टमेंट एडवाइस। सॉल्व हो जाएगा क्या? ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा क्या लग रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग प्रोजेक्ट, कैश फ्लो 600 लाख फर्स्ट ईयर, 0 ईयर में 400 फर्स्ट ईयर में आ रहा है, सेकेंड ईयर में 300 आ रहा है, थर्ड ईयर में 200 लाख आ रहा है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन है 16% का, कैलकुलेट करने बोल रहा है कि आईआरआर कैलकुलेट करके बताइए कि इस प्रोजेक्ट का आईआरआर कितना है, मतलब कितना इसका अंदर हिडन रिटर्न छुपा हुआ है इस प्रोजेक्ट के अंदर। क्वेश्चन समझ में आ गया ना क्या करना है? हेलो, क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ओके, तो इसका सोल्यूशन कैसे करना चाहिए? देखिए शंकर जी, प्रिया देखिए, ऋषभ, प्रीतम ध्यान से देख, टफ नहीं है। मैं जितना टफ से टफ बोल रहा हूँ इतना भी टफ नहीं है, बस थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और प्रैक्टिस चाहिए, नहीं तो भूल जाओगे। आईआरआर इज गिवन बाय, या फिर थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्डअप करो। आईआरआर इज गिवन बाय आउटफ्लो इक्वल्स टू इनफ्लो, डिपेंड ऑन योर कंसेंट्रेशन। 600 लाख आप इन्वेस्ट कर रहे हो और इनफ्लो में कितना आ रहा है? 400 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर, आई डोंट नो व्हाट इज आर एक्चुअली, 300 divided by 1 plus r whole square, I don't know what is r actually, and 200 divided by 1 plus r whole cube, again I don't know, इस r के बारे में ही तो तलाशी चलना है। ठीक है, तलाश किस चीज का? r का। लेट r इक्वल्स टू, लेकिन ये लेट r इक्वल्स टू, लास्ट बार तो मैंने 38% बोल के
सॉल्व कर दिया था, बट इस बार तो मेरे पास कुछ डेटा नहीं है, मैंने इसको कैलकुलेट भी नहीं करके रखा, तो कैसे सॉल्व करें इसको? इसके लिए हम लोगों ने आपको अभी क्या दिखाया, ये वाला लिखा है ना अभी नोट्स, हाउ टू गेस IRR, हाउ टू गेस IRR लिखा है ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कंप्यूट एक्सेस कैश फ्लो पर ईयर, आप पर ईयर का एक्सेस कैश फ्लो पहले निकालिए। स्टेप 2 में रिटर्न ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ढूंढिए, एक्सेस कैश फ्लो डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100 कीजिए, फिर जो अमाउंट आएगा उसको 1.5 के साथ इनटू कीजिए, फिर बताते हैं आपको। तो पहले कंप्यूट एक्सेस कैश फ्लो हो जाएगा, एक्सेस कैश फ्लो, एक्सेस कैश फ्लो कितना है 400, 400, 300, 200, आपका क्वेश्चंस के हिसाब से चलते हैं, 400, 300, 200, तो एक्सेस कैश फ्लो कितना होगा 400, 300, 700, 200, 900 और इधर 600, 600, 300 तो एक्चुअली एक्सेस कैश फ्लो कितना हो रहा है 300 हो रहा है ना, 300 हो रहा है हमारा एक्सेस कैश फ्लो। तो फिर 300 इसको रफ में ही बन जाएगा इसको, ठीक है, रफ वर्क में ही बन जाएगा कि चल रफ में बनाएंगे या फिर ऐसे ही बना देते हैं, ठीक है, अब साइड में से रफ बोलने का ज़रूरत नहीं है, अब ऐसे ही साइड में कीजिए नोट्स के हिसाब से। एक्सेस कैश फ्लो मेरा हो गया 300, फिर सेकेंड स्टेप में ये स्टेप 1 मेरा आ गया एक्सेस कैश फ्लो, स्टेप 1 300 कैसे आया, वो 900 माइनस 600 करके आया। लेकिन स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में क्या करेंगे 300 डिवाइडेड बाय 6, एक्सेस कैश फ्लो डिवाइडेड बाय, अच्छा और एक चीज ध्यान दीजिए, कंप्यूट एक्सेस कैश फ्लो पर ईयर, पर ईयर का एक्सेस कैश फ्लो चाहिए, उस वही 300 आया क्या, 900 माइनस 600 करके 300 आया, तो फिर एक्सेस कैश फ्लो पर ईयर कितना हो जाएगा 100 100 हो जाना चाहिए। स्टेप 2 में क्या करेंगे, एक्सेस कैश फ्लो डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100, तो इसको क्या करना चाहिए स्टेप 2 में, एक्सेस कैश फ्लो दैट इज 100 डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना 600 इंटू 100 कितना हो रहा है, कितना हो रहा है देखिए, 16.67, इसको इंटू कीजिए 1.5 के साथ, देखिए तो कितना हो रहा है 25.005, मतलब अप्रोक्सीमेटली 25% है ना। ये प्रलय जी, ये कैसे किया, 100 कहाँ से आया? ये हमारा रूल क्या था, रूल क्या था हम लोगों का, एक्सेस कैश फ्लो पर ईयर के बेसिस में था, इसको भी आप पर ईयर ही लिख लीजिए, मैंने लिखा नहीं, एक्सेस कैश फ्लो पर ईयर था। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या बता रहा था कि 400, 300, 200, तो ये तो टोटल 900 हो रहा है, और 900 से जब 600 को लेस कर रहे हैं तो एक्सेस कैश फ्लो टोटल कितना है 300 है, तो एक्सेस कैश फ्लो मेरा 300 है, उसको डिवाइडेड बाई 3 कर दिए तो पर ईयर का आ गया, पर ईयर निकालने के लिए मुझे 100 करना पड़ेगा ना, मतलब 300 पूरा एक्सेस है और पर ईयर बेसिस में डिस्ट्रीब्यूट करें तो 100 हो जाएगा, तो वही एक्सेस कैश फ्लो पर ईयर डिवाइडेड बाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100 करने से कितना आया 16.67 आया। अब ये जो 16.67 अमाउंट आया, मेरा रूल कहता है कि however IRR is the rate of return earned on the unrecovered investment balance, so by a thumb rule IRR should be 1.5 into return on initial investment, मतलब वो जो 16.67 आया उसके साथ हमें 1.5 को इंटू करना चाहिए, ठीक है, IRR should be 1.5 इंटू रिटर्न ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब उसको करने के बाद भी मेरा IRR नहीं आएगा, ये 25% इस क्या है, ये 25% मेरा IRR तक पहुंचने का सबसे पहला चाबीकाठी है।
सबसे पहला की है 25%। अच्छा मुझे आप लोग एक चीज बताइए, अच्छा शंकर जी ये 100 का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? नहीं समझ में आया, मतलब डिवाइडेड बाय 3 क्यों किया आपने? 3 साल है ना टोटल, मतलब 3 साल है, अच्छा ठीक ठीक है ठीक। ये 400 300 200 ठीक है 900 ठीक ठीक। 900 माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट 600 300, 3 साल है मेरा टोटल लाइफ, तो डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 100 पर ईयर का 100, दैट्स वाई। ओके ठीक, क्योंकि मेरा रूल पर ईयर के बेसिस में कैलकुलेट करने बोल रहा था। तो ये मेरा आपका 25% आ गया। अब ये 25% से मुझे आगे चलना है, ध्यान से सुनिएगा। ये तो मैंने स्टेप 1 स्टेप 2 और स्टेप 3 में जो किया, ये तो मैं बस रूल को फॉलो किया, मैंने और कुछ नहीं किया, मैंने बस रूल को फॉलो किया। लेकिन अभी मेरा स्टेप 4 बाकी है। स्टेप 4 अगर आप देखें तो स्टेप 4 आपको क्या सिखा रहा था? लुक एट द कैश फ्लो पैटर्न। फेवरेबल है, अनफेवरेबल है, मिक्स्ड है, क्या लगता है पैटर्न क्या है हमारे यहाँ पर? फेवरेबल, अनफेवरेबल, मिक्स्ड? हाँ फेवरेबल है, फेवरेबल पैटर्न है। तो अगर फेवरेबल है तो फिर आर क्या होना चाहिए? greater than step 3। ग्रेटर देन स्टेप 3। ठीक है, तो ये जो स्टेप 3 में मेरा 25% आया ना, तो मेरा आर का वैल्यू 25% से ज्यादा होगा। लेकिन कितना ज्यादा होगा? अगेन वी आर इन डिलेमा, फिर से मुश्किल में पड़ गए। 25% के ज्यादा होगा ये क्लियर हो गया हमारा यहाँ पर, बट कितना ज्यादा होगा ये नहीं पता। फिर हमारे पास अगर देखिए यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट काम करता है। इफ यू कैन आइडेंटिफाई डायरेक्टली, अगर आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर लिया, से फॉर एग्जाम्पल किसी ने 26% चूज किया, किसी ने 27, किसी ने 28, अगर किसी का 28% में आंसर आ गया तो वो उसका ट्रायल कॉन्सेप्ट ठीक है। किसी का 29% किया, किसी ने 30% किया, किसी ने 31 किया, तो जिसका भी आंसर आ गया ना, मतलब आउटफ्लो इक्वल्स टू इनफ्लो प्रूव हो गया, वो प्रॉपर है, मतलब एक ही चांस में आप निकाल सकते हो। अब बात को समझना। लेकिन अगर नहीं आता है तो फिर दूसरा तरीका है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं जानबूझ के इसको ऐसे कुछ कैलकुलेशन कर रहा हूं, मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं कि 25% है, तो मैं एक काम करता हूं, पहला गेस मैं 28% लेके चलता हूं। कितना? लेट आर इक्वल्स टू 28%। मुझे भी नहीं पता, आप लोग मेरा बात समझ रहे हैं? मैंने 25% से ज़्यादा सोचा, तो मैं 25% से ज़्यादा ही लेके चल रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि 28% होना चाहिए, तो जाके मे बी हो सकता है, तो मैं 28% पुट कर दिया। तो अगर 28% है तो अगेन जस्ट आप फटाफट कैलकुलेट करके बताओ मुझे कि कितना वैल्यूएशन आ रहा है। आर एच एस इक्वल्स टू 400। দাদা हाँ बोलो बोलो। বলছি 598 হলে চলবে 600 এর ওইটা? हाँ 1% का गैप होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम 1% गैप होने से उसको सही माना जाता है। 600 का 1% कितना है? 6 है ना? 594 तक তাহলে चल सकता है। 27 দিয়ে 598 আসছে। हाँ तो फिर आंसर सही माना जाएगा, बट नॉट एग्जैक्टली। हाँ आंसर सही माना जाएगा, लेकिन नॉट एग्जैक्ट आंसर आया। एग्जैक्ट आंसर भी आ सकता है, बट तेरा सही है, गलत नहीं है। ओके, बिकॉज 1% माइनस प्लस अलाउड है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, करना जो मैं कर रहा हूँ वो भी प्लीज करना, क्योंकि हो सकता है ना कभी तुम्हारा डायरेक्ट गेस प्रॉपरली प्रूव नहीं हुआ तो क्या करोगे, इसीलिए मैं ये वाला मेथड में पहले जा रहा हूँ। लेकिन अगर आप डायरेक्टली आ सकते हो, जैसे कि रोशनी ने 27 लिया और उसका आया 1% के अंदर आ गया, तो इट्स ओके। ठीक है, लेकिन अगर नहीं आएगा तो 1.28 होल टू द पावर 1 प्लस कितना अमाउंट है 300 डिवाइडेड बाई 25 এর 1% কম বা 25 এর 1% বেশি এরকম নিতে পারি? नहीं नहीं है 25 का 1% नहीं, 25 के ऊपर क्या होगा उसका किसी को नहीं पता सर। 25 से ज्यादा कितना है, नो वन नोज। 25 से ज्यादा होगा, ये हमारा कॉन्सेप्ट बता रहा है। आप मेरा बात नहीं समझ पा रहे हैं कि 25 का 1% ज्यादा, 25 का 1% नहीं। 1% मतलब ये बस इतना बोल रहा हूँ कि कितना तक अलाउड करता है आपको। अगर 600 आपको प्रूव करना है ना, यू हैव टू प्रूव 600, तो 600 को प्रूव करने के लिए प्लस 1% तक जा सकते हो 600 का, या माइनस 1% तक जा सकते हो 600 का। मतलब 600 का प्लस 1% मतलब 606 तक अगर आपका आंसर आता है तो इसको राइट आंसर माना जाएगा। अगर 594 के अंदर आता है तो भी उसको राइट आंसर माना जाएगा। लेकिन अगर उसके बाहर चला जाता है
तो उसको राइट आंसर नहीं माना जाएगा। सिंपल बात है। ये 1% इज विथ 600 के साथ, ओके। 25 का 1% का नहीं है। हाँ 20% তো এটা মানে কি আমরা যা কিছু ধরতে পারি নাকি r ইকুয়াল টু কি আরেকবার বুঝলাম না। মানে এই যে আপনি r ইকুয়াল টু 28 এটা একটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি ধরলেন না, তো এটা কি মানে যে কোনো পার্সেন্টেজে আমরা ধরতে পারি? যে কোনো পার্সেন্টেজ, বাট কাছাকাছি না, মানে এমন কিছু যেটা থেকে প্রুভ হতে পারে, এমন কিছু যেটা থেকে প্রুভ হতে পারে, ঠিক আছে। ऐसा कुछ फाइंड आउट करना चाहिए एक प्रॉपर गेस के सामने, ठीक है, कि कितना परसेंटेज रिटर्न इसके अंदर छुपा हुआ हो सकता है उसके थ्रू से। जैसे कि मैंने 28% गेस ही किया, दिस इज अ गेसिंग। अब कोई बोलेगा कि 100% है, तब तो पागल है वो, थोड़ी ना 100% होगा। 70% है, ऐसे जबरदस्ती करोगे तो आपका कैलकुलेशन फालतू में बिगड़ता जाएगा। आसपास में ही होगा कि कितना रिटर्न इसके अंदर छुपा होने से 600 प्रूव हो सकता है। जैसे कि मैंने माना 28%, अब एक कैलकुलेशन करो ना, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, फिर घर में आप एक्सपेरिमेंट करना, आप घर में बैठे बैठे एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है। आप पहले इसको 28% में सॉल्व करो, देखो कुछ समझ में आएगा। अरे कुछ तो जरूर समझोगे, फिर आप घर में बैठे बैठे। हाँ बोलिए। 590.97 आ रहा है इसमें। थैंक यू। 590.97 स्क्वायर, और फिर इसमें 200 डिवाइडेड बाई 1.28 डिवाइडेड बाई दादा? होल। हाँ बोलो बोलो। বলছি এটা 27% দিয়ে একেবারে করে দিতে পারবো না? हाँ क्यों नहीं कर सकता, मैं तो बोला अगर किसी का आ जाता है तो वो सही है। मैं तो बोल रहा, तुम लोग एकदम मतलब पागल की तरह सवाल कर रहे हो। मैं क्या बोला कि अगर किसी ने एक चांस में जवाब ठीक कर दिया तो उसको और कोई मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि मेरा ये जो मैं जिस तरह से कर रहा हूँ, आप लोग उसको भी फॉलो करो, कि अगर कभी आपका ट्रायल एंड एरर सही नहीं हुआ है, मतलब एक चांस में अगर मैच नहीं किया, तो क्या करोगे। अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा ना, थोड़ा सुन लो पहले, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद आप मुझे जो सवाल करोगे, देखना सवाल ही नहीं होगा, फिर मैं पूछूंगा सवाल क्लियर है, फिर कोई जवाब ही नहीं आएगा। बोलेगा सब हाँ। देखो ठीक से देखो सर, तो 400 शंकर जी, इसका पहला वाला कितना आया, 312.5 या 312.5 और 183.1 183.11 प्लस 95.36 6 या 7, ठीक है जो भी हो। कितना आया, 590.37 97, हाँ ठीक ही है 97। इसका मतलब क्या ये 28% होगा? क्या ये आंसर सही है? बिकॉज ये 600 का 1% के अंदर आता है क्या? नहीं आता है। बात समझे कि नहीं समझे आप लोग? 590.97 जो आंसर मेरा आया, ये आंसर मेरा गलत इसलिए आ गया कि इसका रिटर्न 28% नहीं है। आप बात को ध्यान से समझिएगा। अब इसी से ना एक आइडिया मिल जाएगा। अगर आप मुझे बताइए कि 28% से अगर मेरा रिटर्न का वैल्यूएशन 590 जा रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? नेक्स्ट अमाउंट मुझे क्या, कितना अमाउंट लेना चाहिए? 28 से ज़्यादा या 28 से कम? 28 से ज्यादा 29%। हाँ ज्यादा नहीं, ठीक है, 28 से कम लेना पड़ेगा। थैंक यू। आप 28 से कम लीजिएगा तो आपका वैल्यू आएगा। आप 28 से कम लेंगे तो आपका वैल्यू आएगा। तो ठीक है चलते हैं, ज़्यादा गैप क्यों क्रिएट करें, बिकॉज हमारा नीचे का गैप तो 25 तक ही है। तो एक काम करते हैं 27 ले लेते हैं। हाँ 27 ले लेते हैं। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में बस यही बोल रहा था कि आईआरआर कैलकुलेट करने में ट्रायल एंड एरर का बहुत मतलब सामना करना पड़ता है। लेट आर इक्वल्स टू 27%, सो आर एच इज इक्वल्स टू, बट बहुत इंटरेस्टिंग में, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। 400 डिवाइडेड बाई 1.27। हाँ বলছি আর গুলো যে ট্রায়াল এন্ড এরর মেথড করে ধরছি, এগুলো কি কেস 1 কেস 2 করে লিখবো, লেট আর ইকুয়াল टू যেগুলো? नहीं केस 1 केस 2 नहीं करना चाहिए। तुम जस्ट एक बार r इक्वल्स टू 28% मानो, एक बार r इक्वल्स टू 27% मानो, ठीक है। फिर मैं एक तरीका बताऊंगा, लिखो तो सही। प्लस 400 300 और एक 200 डिवाइडेड बाई 1.27 होल टू द पावर 3, ठीक है। कितना आ रहा है मुझे थोड़ा बताइएगा कोई? 314.96। হ্যাঁ, তারপর এটা 186 186 তারপর এটা 97.64 64, টোটাল करना 598.6 598.6।
दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 600, तो मेरा आंसर प्रूव हो गया. दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 600, सो दिस आंसर इज ऑल्सो राइट. ओके, दिस आंसर इज एक्चुअली राइट आंसर. तो जैसे कि रोशनी ने पहले ही कर दिया था, तो रोशनी को और एक्चुअली ट्रायल करने का जरूरत नहीं था. मैंने गलती किया था, गलती मतलब मेरा आइडेंटिफिकेशन गलत था. 28% से किया तो हुआ नहीं, तो मैंने 28 का एक नीचे कर दिया, तो मेरा अप्रोक्सीमेशन के आसपास में हम आ गए. एक चीज प्रूव हो रहा है, आप सोचिए थोड़ा कि अगर ये 598.6 है ना, 26 और 27 के बीच में इसका एक्चुअल रियल आंसर छुपा हुआ है. इसका रियल आंसर ना 26 एंड 27 के बीच में छुपा हुआ, ये कॉमन सेंस में बता रहे हैं सर. ठीक है, तो एक नोट लिखिए, फिर एक तरीका भी बताएंगे. एक नोट लिखिए और एक तरीका भी बताएंगे. सपोज आवर फर्स्ट गेस was 30%. अगर ऐसा होता कि हमारा फर्स्ट गेस 30% होता, तो क्या होता? राइट हैंड साइड इक्वल्स टू, बताएगा कोई? अगर फर्स्ट गेस 28 की जगह 30 होता, कैलकुलेट कीजिए ना फटाफट कैलकुलेटर में. कोई भी बोलो ना. 400 डिवाइडेड बाई 1.30 होल टू द पावर 1 प्लस 300 डिवाइडेड बाई 1.3 होल टू द पावर 2 एंड 200 डिवाइडेड बाई 1.3 होल टू द पावर 3. अगर हमारा फर्स्ट गेस 30% होता तो क्या आंसर आता? बस इतना बता दो मुझे. किसी ने कैलकुलेट नहीं कर पा रहे क्या? 307.6. अरे कोई तो बोलो. प्रिया, मौसमी, बोलो तो सही. रोशनी, प्रियोतमा बोल कितना आएगा? 307.6, ये कितना आ रहा है? 300 डिवाइडेड बाई 1.3 होल स्क्वायर. मेरा आया 177.5 आया, और एक तो आया ये वाला. लास्ट वाला कितना आ रहा है? 210. 200 डिवाइड 1.3 होल टू द पावर कितना आया देख तो? 1.3 होल क्यूब 91.03. 91.03. वेरी गुड सर. बस यही तो पूछ रहा हूँ तब से, कोई बता देगा तो काम 629.49 आया टोटल. टोटल. नहीं इतना तो नहीं आएगा शंकर जी, कुछ मिस्टेक हुआ. देखिए 307, 307, 230.77. हाँ 177 आया तो 576.15. इसको कोई करके फिर से एक बार बताना ना मुझे कि ये 177 सही है कि नहीं. मेरा शंकर जी के साथ मैच नहीं कर रहा है. 1.3 होल स्क्वायर कैसे कर लेंगे? 1.3 डिवाइड इक्वल्स टू इक्वल्स. हाँ ठीक है. 177.5. 177.51. 177.5. 514 है. ठीक है, 5 ठीक ही है. तो 576.24 ये टोटल आ रहा है. हाँ, ये एक आंसर आया. ठीक है, आंसर एकदम मैच नहीं कर रहा है, बहुत दूर है 600 से. ठीक है, ओके. सो वी टुक अ नेक्स्ट गेस. अच्छा एक चीज ध्यान से सुनिए, फिर से एक बार मैं बोल रहा हूं. अगर आपने 30% लेता पहला गेस में और वो 576.24 आता, ठीक है, आंसर तो यहाँ पर आ गया है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा आएगा. बात को समझिए. ठीक है, तो 576.24 में अगर आपका नहीं आ रहा है, तो आपको नेक्स्ट जो अमाउंट है वो ज्यादा लेना चाहिए कि कम लेना चाहिए? लॉजिकली कम लेना चाहिए. तो आप नेक्स्ट गेस को एक काम कीजिए. सपोज मान के चलते कि हम लोग 28% ही माने, और जिसका कैलकुलेशन हम लोग पहले ही करके रखे हैं, ये वाला 28% से हमारा आंसर आया था 590.97. ठीक है, मान के चलते नेक्स्ट गेस 28 था और वो 590.97 था. मुश्किल का क्या बात है कि दोनों एरिया यूज करके, जैसे मुझे ऋषभ पूछ रहा था कि सर क्या करेंगे, कुछ भी अमाउंट ले सकते हैं. यस, वी कैन टेक एनी अमाउंट, बट एटलीस्ट आसपास में रहे इतना कोशिश तो करना चाहिए. ठीक है, सो क्या हो गया सर? बैड लक हो गया. तो जब बैड लक क्रिएट हो ना, बोथ दी RHS values
do not fall within 1% of LHS. LHS का 1% के आसपास भी नहीं आया, दैट इज 600 इंटू 1% इक्वल्स टू 6, इसके आसपास कुछ नहीं है. सो वी विल, एक स्टैटिस्टिकल रूल्स है, वी विल यूज लीनियर एक्सट्रापोलेशन. लीनियर एक्सट्रापोलेशन मतलब दोनों वैल्यू ही 25 के ऊपर के हैं, तो इसीलिए लीनियर मतलब 25 के ऊपर मतलब 600 के नीचे है दोनों वैल्यू ना, तो लीनियर एक्सट्रापोलेशन यूज करेंगे. और एक मेथड है, मैं बाद में बताऊंगा. एक इंटरपोलेशन होता है, एक्स्ट्रापोलेशन होता है. यहाँ पर हम लोग एक्स्ट्रापोलेशन करेंगे, लीनियर एक्स्ट्रापोलेशन. अरे काम चला गया. ये एक स्टैटिस्टिकल टूल्स है. लीनियर एक्स्ट्रापोलेशन से ये सॉल्व हो सकता है. कैसे सॉल्व होगा, मतलब अगर दोनों केस 600 के ऊपर चला जाता तो हम लोग इंटरपोलेशन करता. मतलब यहाँ पर दोनों केस क्या हुआ, 600 के नीचे आया ना. एक आपका 576.24 और एक 598.6, दोनों 600 के नीचे हैं. कोई कुछ कह रहा है क्या? हाँ, তো এটা কি এক্সট্রাপোলেশন? एक्स्ट्रापोलेशन, पोलेशन, पोल, पोल, POLATION. इजी है एक्स्ट्रापोलेशन का सिस्टम. 30% से क्या वैल्यू आया आपका, 576.24. 28% से क्या वैल्यू आया आपका, 590.97. ओके, आर कितना होना चाहिए आपका, 600. ओके, कितना होना चाहिए. लीनियर का मतलब क्या होता है जानते हैं, स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन ये एक्चुअली साइंस का होता है कॉन्सेप्ट. मैं ज़्यादा साइंस का बात ज़्यादा नहीं करूँगा, ठीक है. मुझे भी उतना साइंस का कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं आता, बस जितना फाइनेंस के लिए ज़रूरी है. तो 30% के लिए 570 पॉइंट ये आ गया. 20% के लिए ये अमाउंट, और आर हमें कितना चाहिए, 600. तो बट हमें क्या नहीं पता, हमें आर नहीं पता है ना. व्हाट वी डोंट नो, वी डोंट नो आर. तो इसका क्या रूल्स होता है, आर माइनस 28, ओके, डिवाइडेड बाई 30 माइनस 28. कॉन्सेप्ट देखिए किस तरह से चल रहा है. आर माइनस 28 डिवाइडेड बाई 30 माइनस 28, 600 माइनस 590.97 divided by 576.24 minus 590.97. इसको सॉल्व करके मुझे बताइए. इसको सॉल्व कीजिए, पता चल जाएगा आर का वैल्यू. जस्ट सॉल्व आर फ्रॉम हियर. आर माइनस 28 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 600 माइनस दिस, ये आ जाएगा आपका 9.03. 576.24 से 590.97 को हटाइए, माइनस पे आएगा माइनस 14.73. और आप यहाँ से भी आर को निकाल लीजिए, तो आपका आ जाएगा ये 28 इधर आ जाएगा. 28 माइनस इसको मल्टीप्लीकेशंस कर दीजिए, तो 2 इसके इधर आ जाएगा. 2 इंटू 9.03 डिवाइडेड बाई, ये माइनस माइनस में प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 14.73. तो अल्टीमेटली आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ. सो आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आर इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 26.7% अप्रॉक्स. 26.7% अप्रॉक्स. यू कैन यूज योर ओन सिस्टम ऑफ सोल्यूशन आर. आप अपने हिसाब से आर को सॉल्व कर सकते हैं. तो ये तो मैं अपने हिसाब से कर दिया, आप अपने हिसाब से करके देखिए, आपको 26.7 आएगा ही आएगा. जो अप्रॉक्स मानेंगे, ऑब्वियसली अप्रॉक्स मानेंगे, यहाँ पर कुछ भी एग्जैक्ट नहीं आ सकता, अप्रॉक्स ही आएगा. और बाद में आप 26 आया ना, तो 26.7 जो आया बेसिकली यही एग्जैक्टली आपका, मतलब एग्जैक्टली मतलब 27 से भी ज़्यादा अच्छा बात है. अगर आप इसको यूज़ करके पुट करके देखेंगे ना तो आप समझ सकते हैं. ऐसे आ गया हमारा आंसर. तो कंक्लूजन्स क्या है, सिंस IRR greater than KC, project is viable. IRR KC कितना था याद है? IRR कितना है, 26.7, ग्रेटर देन क्या है KC 16%.
केसी हमारा 16% है, तो प्रोजेक्ट लेंगे, वायबल है एकदम, चुपचाप वायबल है। ठीक है, तो यही है, प्रोजेक्ट इज वायबल। प्लस माइनस कौन सा? आरआर आगे? अरे तरीकी, मेरा तो मेरा आवाज सुन ना, मेरा हैंडराइटिंग के पीछे पड़ा जाता है तो। अरे IRR है, IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, बोले प्लस माइनस। IRR ग्रेटर देन केसी, प्रोजेक्ट वायबल है, एक्सेप्टेड है, बिकॉज मेरा रिटर्न जो है वो केसी से ज्यादा आया है, केसी से ज्यादा आया है, 26.7 ग्रेटर देन 16, दैट्स वाई। एक प्रोजेक्ट होमवर्क लिख लीजिए, इजी प्रोजेक्ट दे रहा हूं, HW, ट्राई कीजिएगा, मस्ट ट्राई, कंसीडर। দাদা हाँ बोलो। বলছি পরীক্ষার সময় তো এটা করা দরকার নেই, মানে যদি অ্যানসারটা চলে আসে हाँ মানে हाँ 1% এর মধ্যে। जरूरी नहीं है, नहीं जरूरी नहीं है वो, तुम लोगों का तो MCQ टाइप अगर रहेगा तो उसमें आपको देख के ही पता चल जाएगा, तुम डायरेक्टली पुट करके कर सकते हो। ठीक है, ঠিক আছে 0 1 2 3, ये जो एक्स्ट्रापोलेशन तभी करना अगर एक बार में नहीं आता है तो, समझे कि नहीं? लेकिन मुझे तो आपको सिखा देना पड़ेगा ना, कि अगर आपका ट्रायल का गेस प्रॉपर नहीं हुआ, जैसे इस वाला सम्स में आप ट्राई करके देखिएगा ना, कि अगर एक बार में नहीं आता है तो फिर आप सोचिए, अगर एक बार में आ गया बहुत अच्छा, फिर जरूरी नहीं है एक्स्ट्रापोलेशन करने का। 900 नेगेटिव मतलब आपका कैश फ्लो हो रहा है, 500 फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 700, थर्ड ईयर में 600। ओके, KC इक्वल्स टू 40%। कंप्यूट IRR and give your investment advice। ठीक है, गिव योर इन्वेस्टमेंट एडवाइस, ये प्रोजेक्ट प्लीज घर पे ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अगर ये सॉल्व कर दिया ना तो आपको IRR में आगे आगे और कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब IRR का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगा, बस प्रैक्टिस करने से आप IRR में मास्टर बन जाओगे। ठीक है, लिख लिया ना सब कोई? शंकर जी क्लियर हुआ ना बात? हाँ क्लियर हो गया, लिख लिया। बस एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर एक चांस में हो जाए तो फिर आपको वो एक्स्ट्रापोलेशन या इंटरपोलेशन करने का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एक चांस में नहीं है, आपका ट्रायल अगर फर्स्ट गेस में सही नहीं आता तो फिर आपको करने का जरूरत पड़ सकता है। बट वो गेसिंग का जो एरिया है ना, दैट इज फर्स्ट स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, वो एरिया सही होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमारे इस केस में 25% तक अगर हम लोग पहुंच पाए ना, तो 25 के ऊपर होगा, 25 के नीचे होगा, ये बहुत वाइटल है। ओके ठीक है, ओके স্যার ठीक বলছি है, ठीक है। স্যার हाँ बोलो बोलो। 10% 598 চলে এলো, তো তাহলে মানে ওইটা তো মানে 594 আর মানে 594 এর আর 600 এর মাঝখানে আসছে, তো তাহলে কি এক্সট্রা পজিশনটা করতে হবে? না, ওটাই তো रोशनी বাবু জিজ্ঞেস করলো, 27% लेने के बाद जरूरत नहीं है। আর স্টেপ গুলো কি রাফে করে দেখাতে হবে? नहीं नहीं, स्टेप वो रफ, वो स्टेप जो है वो एक्चुअली आपका कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, वो आपके कैलकुलेशंस के लिए है, वो आपको एग्जाम में लिखने का भी जरूरत नहीं है। दिस इज ओनली फॉर योर पर्पस, इफ यू नो दिस देन यू कैन कैलकुलेट दिस। ठीक है, ओके ठीक है शंकर जी, ओके बाय फिर। good night. ओके ओके, गुड नाइट। রাখছি দাদা। ओके रोशनी, ओके प्रिया, Good मौसमी, night. प्रियतमा, क्लियर है ना आप लोगों को भी? गुड नाइट सर। ओके, कुछ बोलेगा क्या प्रियतमा, मौसमी, कुछ कहना है? बोलो सर, बोलो। Sir, RH is equal to 400 divided by 1.27, उसका सही कैलकुलेशन था, एक बार बताओ। और एक बार बोलो, क्या बोले, मैं समझ में नहीं आया। RH is equal to 400 divided by 1.27 plus 300 से कैलकुलेशन एक बार बताओ।